मेरी बात एक याद होगी, मैं हमेशा कहता था कि जब 100% एफर्ट हो तो फिर अफसोस नहीं रह जाता। और मैं भी इसी थ्योरी पे चलता हूं कि मैं इतनी कोशिश करूं बच्चों के साथ कि अगर कम बच्चे भी सिलेक्ट हों तो अफसोस ना हो मुझे कि मैंने पूरी मेहनत की थी, बच्चे नहीं पढ़े ये उनकी गलती है। एक बार फिर से नमस्कार। आज की क्लास में हम पूरे एडवांस मैथ्स को रिवाइज करेंगे वन गो में। थोड़ी मुश्किल होगी आपको समझने में, लेकिन इतना मान के चलिए कि जो मैं आज की क्लास में रिवाइज कराऊंगा उससे आपको जो एक फीलिंग आ रही है कि आप सब कुछ भूल चुके हैं वो फीलिंग खत्म हो जाएगी। तो फटाफट से सेशन को सब लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखो चालू हो गई क्लास, मजा आ गया, आवाज आने लग गई, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से रिवाइज करेंगे। 5 मोटे मोटे टॉपिक हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन ज्योमेट्री, और बीच में एक छोटा सा टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस भी है, इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अलजेब्रा एट ए ग्लांस फटाफट से रिवाइज करते हैं। अलजेब्रा में बेसिक फॉर्मूले हर एक बच्चे को आने चाहिए, चाहे वो a प्लस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये हर बच्चे को आना चाहिए। लाइव नहीं हुआ, हो गया फिर क्या दिक्कत है? मोबाइल हैंग हो गया? अरे यार जिंदगी हैंग हो जा रही है लोगों की, आपका मोबाइल हुआ रिचार्ज जी। ये वाला फॉर्मूला हो गया, सबको याद है, रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसके बाद जब a प्लस बी के स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर जोड़ते हैं तो क्या आता है? तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो कई बार ये चीज पूछी जाती है डायरेक्ट, a प्लस बी के स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर जोड़ के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग कर दिया तो 2 आएगा। अगर आप a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटा देते हो तो 4ab बचता है। तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटा के ab से भाग किया 4। आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सवाल में क्यों करा रहा हूँ? ऐसे पूछा जाता है 1728 प्लस 1121 का स्क्वायर, 1728 माइनस 1121 का स्क्वायर बटे 1728 गुणा 1121। तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे बता देंगे 4 होगा। a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला a की क्यूब बी की क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी सबको पता होता है। a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला भी पता होता है, लेकिन जो एक फॉर्मूला नीचे लिखा है a की घात 4 माइनस 1 वो कई लोगों को नहीं पता होता। ये याद करना जरूरी है कि a की घात 4 माइनस 1 a माइनस 1 a की क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि a की क्यूब बी की क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ये भी हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि ताकि जब जरूरत पड़े तो हम a प्लस बी कॉमन ले लें। यहां से हमें एक बात ये भी पता चलती है कि जब भी कभी a प्लस बी की क्यूब दे करके या फिर a की क्यूब बी की क्यूब पूछा जाएगा और a प्लस बी दिया होगा तो a प्लस बी उसका एक फैक्टर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि a की क्यूब बी की क्यूब पूछा गया है और a प्लस बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन देख लेंगे कि a प्लस बी का मल्टीपल अगर a की है तो वही उत्तर होगा, ठीक है। सेम चीज a की क्यूब माइनस बी की क्यूब के है। आप फोटो खींचते रहो, क्लास खत्म होते ही तुरंत मैं पीपीटी डलवा दूंगा, कुछ एक सवाल आएंगे इंपॉर्टेंट तो मैं वो भी बता दूंगा। जैसे आप देख रहे हैं मैंने रिसेंट सवालों को ही शामिल किया है जो हाल फिलहाल पेपर में पूछे गए, क्योंकि उस तरीके के ही सवाल पेपर में आने के चांसेस हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, जैसे इन्होंने कह दिया कि x प्लस वाई 10 है और एक्स वाई 12 है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो कई बच्चे ऐसे सवालों में ये सोचने लगते हैं यार मैं ऐसी क्या वैल्यू लूं। तो ऐसी कोई वैल्यू लेने की बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू फिक्स है। वो एक अलग बात है कि कोई सवाल हिट एंड ट्रायल से बन गया, तो अगर ऐसा कोई सवाल आए तो कोई वैल्यू मत लेना। इसको बस हम कैसे बना लेंगे, इसको हम कह देंगे कि यार ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो उसके लिए 2xy जोड़ा है तो माइनस 3xy करेंगे। अब हमें x प्लस वाई भी पता है और xy भी पता है, सीधे उत्तर निकल आएगा। यानी ऐसे फॉर्मूला बेस्ड सवाल पेपर में आ रहे हैं। आप देखोगे तो CGL प्री में भी इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार से लगातार पूछा जा रहा है, इस बार भी इसके पूछे जाने की उम्मीद है। जैसे कि 1 प्लस पी से आपने 1 माइनस पी का गुणा किया तो क्या बनेगा? 1 माइनस पी स्क्वायर। फिर आप 1 प्लस पी स्क्वायर को उस 1 माइनस पी स्क्वायर से करेंगे तो 1 माइनस पी की घात 4। तो हम ऐसा सवाल जब भी आएगा सीधे देख लेंगे कि जो लास्ट में सबसे बड़ी पावर है वो 1 माइनस पी की घात 32 बचेगा और उसमें से एक घटाना है, तो उत्तर कितना आ गया? माइनस पी की घात 32। करके नहीं देखेंगे, जो लास्ट वाला होगा उसकी पावर डबल करके बीच में माइनस लगा देंगे, ऐसा कुछ है। ये आप देखो, ये सवाल अगर पेपर में आएगा तो थोड़ी मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि ये कुछ भी नहीं है, ये a की घात 4 माइनस 1 का फॉर्मूला है। तो इसकी घात 4 करूंगा तो क्या आएगा जी? 5 माइनस 1। जिस बच्चे को फॉर्मूला पता होगा वो 4 डायरेक्ट उत्तर लगा देगा, ठीक है।
एक बार बस कॉपी पेन हटा लो और बस देखते रहो, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ सिर्फ देखते रहो। टेलीग्राम पे शेयर कर दो और ये स्क्रीन थोड़ी नीचे कर दो हमेशा की तरह। अब जब कभी ऐसा सवाल आता है पेपर में तो एक चीज याद रखना कि हमें दे क्या रखा है सवाल में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x दे रखा है हमें 2। और जब आप ये देख पाओ कि यार ये तो इसकी क्यूब है, यानी ये x की घात 6 है एक्स स्क्वायर की क्यूब, तो हम समझ जाएंगे कि यहां से यहां तक जो होगा वो 2 की क्यूब होगा यानी 8, और 8 में से 13 घटाएंगे तो -5। इस तरीके का सवाल आने के भी पेपर में चांसेस हैं। बस आपको देखना है, अगर ये क्यूब है तो आप डायरेक्ट क्यूब कर देंगे, कोई दिमाग नहीं लगाएंगे कि मैं क्यूब का फॉर्मूला सॉल्व करूंगा, नहीं करना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको मैं हिंट देके छोड़ देता हूं। एक उधर लेके जाएंगे, बराबर में है, और एक उधर लेके जाएंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे, और इस सवाल का उत्तर 6√6 आएगा। तो अभी तो पेपर नजदीक है, इसलिए आप याद कर लीजिए कि अगर सेम सवाल पेपर में आता है तो 6√6 उस सवाल का उत्तर होगा। ऐसा सवाल भी आने की उम्मीद है, हिंट देके छोड़ रहा हूं, कुछ नहीं करना होता। आप देखो, आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा। ए से ए को भाग करेंगे तो 5/a, 5/v, 5/c ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो भाग लगा के सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने दिखा दिया आपको। दूसरी बात ये कि अब टेलीग्राम अगर बैन होने वाला है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर हम पीडीएफ, वीडियोज और भी बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और करने वाले हैं। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल पे आ जाइए, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप चैनल के थ्रू। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जब तक जिंदा है, जब तक आप पीडीएफ हमने बहुत सारी दी हैं। अभी इस क्लास के खत्म होते ही इस पूरी 580 की पीडीएफ पेजों की आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभिनय मैथ्स में हमने डिटेल सॉल्यूशन के साथ भी प्री और मेंस के 40 सेट दिए। अब कल के सीजीएल में तो नहीं, बट आगे आपके काम आएंगे। अच्छा, वैल्यू पुटिंग में आपको क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, देन पुट एनी वैल्यू फॉर एक्स्ट्रा वेरिएबल्स। जब समीकरणों की संख्या चरों की संख्या से कम हो तो अतिरिक्त चरों के लिए कोई मान रख सकते हैं। जैसे ये सवाल सीपीओ 2024 में आया, आप देख रहे हैं कि एक इक्वेशन है, और अगर एक इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल हैं तो 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं 2 की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि अगर मैं ए और बी को 1 मान लेता हूं तो यहाँ पे सी का मान कितना आ जाएगा, -4। तो आपको वैल्यू कहाँ रखनी है, जहां पे वेरिएबल्स ज्यादा है, इक्वेशन कम है, वहां पे 100% वैल्यू रखनी है। और वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी से रखेंगे, सीधे उत्तर आ जाएगा। ये बात तो तय है कि जब हम ऐसे वैल्यू रख रहे हैं तो रूट में उत्तर नहीं आएगा। अगर आपको तुक्का मारने की भी जरूरत पड़े तो आप बी या सी में से कोई एक तुक्का मार सकते हैं, ये बात तय है, ठीक है। हाँ, CHSL का रिजल्ट आ गया है, अभी आया है। कट ऑफ इसलिए ज्यादा गई है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। ऐसा नहीं होगा कि CGL की कट ऑफ भी अब इसी हिसाब से निर्धारित होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ी हाई फाई कट ऑफ गई है। ये बच्चा कह रहा है सर जी थैंक यू सो मच, CHSL हो गया आज। थैंक यू सो मच, CHSL हो गया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन जतिन। अभिनय यादव का भी CHSL हो गया, बहुत बढ़िया अभिनय। चलिए अब देखो, आप इस सवाल में पूरा ना करने के बजाय ये भी कर सकते थे। जैसे आपको पता है C -4 है तो 4 पंजे 20 आएगा, नीचे -8 है भी -8 आएगा। आपको पता है ऊपर तो पूरा पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव आ गया, यानी उत्तर इस सवाल का 1 आएगा। उत्तर कितना आएगा इस सवाल का, 1 आएगा। मुझे नहीं पता 1 आएगा या नहीं आएगा, सवाल ठीक है नहीं, हो सकता है सवाल में कोई गलती हो, मैं पहले कह रहा हूँ हो सकता है सवाल में गलती हो, बट अगर मुझे ये सवाल करना होता है तो सवाल गलत होता, बोनस मिलता सबको, बट मैं ये जरूर कह सकता था ना इसका उत्तर A है, ना इसका उत्तर D है, और ना इसका उत्तर C है, क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता। कोई गलती हो सकती है सवाल के अंदर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट 2 क्या है, गेम ऑफ जीरो। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक वेरिएबल को जीरो करके सवाल का उत्तर आ जाता है, पूरे की वैल्यू नहीं रखनी पड़ती। जैसे ये सवाल CHSL में पूछा गया, जब ऐसा सवाल आया तो हमने देखा कि यार कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको हम रखें और उत्तर आ जाएगा। आपने कहा मैं भी कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ z को जीरो करता हूं, और अगर मैंने z को जीरो किया तो x/x 1 और y/y 1 और 1 2 उत्तर आ गया। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जहां पे हम किसी एक वेरिएबल को जीरो करके ही, मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैं x और y का मान रखूं, क्यों? क्योंकि x का x से कट जाना, y का y से कट जाना तय था, जैसे आपका हमारा कटा है। ये सवाल CPO में Tier 1 में पूछा गया था, अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल भी आप सीधे, अब आप देखिए कि k का मान y पे निर्भर तो नहीं है, तो मैं चाहूंगा y ना रहे, y ना रहे को y को मैंने जीरो मान लिया, तो -k कितना आ गया आप बताइए,
-9/4, और अगर ये -9/4 आ गया तो k कितना आ गया, 9/4, बात खत्म हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x + y + z = 0, ये भी सेम सवाल है। अगर हम यहाँ पे भी एक वेरिएबल z को 0 करने की कोशिश करते हैं तो मालूम चलता है कि z के 0 करते ही ये 1, इस सवाल का उत्तर भी कितना आ गया, 2। तो ऐसा सवाल भी पेपर में आने की उम्मीद है जहां पे सिर्फ एक वेरिएबल को 0 करके आप सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस देखते रहना है। ये मैथ्स का 1 शॉट बैच, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट टॉपिक वाइज बैच अवेलेबल है। इसमें जाना कैसे है, अभिनय मैथ्स ऐप डाउनलोड करनी है, लॉगिन करना है, उसके बाद लाइव क्लास पे नहीं जाना, बगल में रिकॉर्डेड क्लासेस है, वहां जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैथ्स बाय अभिनय शर्मा के सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। एक हाइट एंड डिस्टेंस बचा हुआ था जो कि कल डल जाएगा, एसएससी अभिनय मैथ्स पे लाइव जाएगा और फिर यहाँ डल जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी और चीज में हेल्प चाहिए, जैसे आपका CHSL प्री निकल गया, आप CHSL के मेंस बैच में आना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके भी मदद मांग सकते हैं। अगर आपके पास फीस नहीं है या फीस कम है, आप विकलांग हैं, किसी भी और तरीके से, जैसे हमारा मेंस का बैच भी आ रहा है 9 सितंबर से, क्लास 27 सितंबर से चलेंगी, और उस बैच के लिए भी आप हेल्प की डिमांड तो कर ही सकते हैं। अगर जेन्युइन लगेगा तो आपकी 100% मदद होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। When all variables come same number of time, then we can put them equal। ये सिमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सवाल में x, y, z बराबर बार आए हैं तो हम उन्हें इक्वल कर लेते हैं। ऐसा ही एक सवाल एसएससी सीजीएल प्री 2023 में आया था। अगर आप यहाँ x, y, z को इक्वल कर लेते हैं, सिमेट्री यही है कि अगर आप यहाँ x, y, z को इक्वल कर लेते हैं तो p = q = r = 1/2 आ जाएगा, और 1/2 अगर मैं यहाँ रखता हूं तो ये 1/3, 1/3, 1/3, एक उत्तर आ जाएगा। तो सिमेट्री क्या है, देखो आप x जितनी बार आया, y जितनी बार आया, z जितनी बार आया, उतनी बार p आया, उतनी बार q आया, उतनी बार r आया। आगे बढ़ते हैं। यही वो बैच है जिसकी मैं भी बात कर रहा था, एसएससी सीजीएल मेंस स्पेशल बैच। अगर आपको लगे कि आपका प्री निकल रहा है तो आप इस बैच में मेंस की तैयारी कर सकते हैं। आपको पता होगा हमने अभी 2 महीने पहले टॉपर्स बैच स्टार्ट किया था। उस वक्त बहुत मेहनत की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वक्त बहुत था बच्चों के पास भी और हमारे पास भी। अब हमें और आप दोनों को ही इस बैच के लिए बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है। पहले खाली मेहनत थी, अब कड़ी मेहनत की। अब 2 महीने में ही वो सारी चीजें सीखनी है जो उन बच्चों ने 5 महीने में सीखी। उनके दिमाग पे कम प्रेशर पड़ा, आपको ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। वैल्यू पुटिंग मेथड में हिट एंड ट्रायल का अगर सवाल आ जाए तो वो ये होते हैं। इसकी मैं चाहूंगा कि आप ये वैल्यू याद रख लें तो बेहतर होगा कि ऐसे केस में जो XYZ की वैल्यू बनती है वो 4, 6, 9 बनते हैं। 4, 6, 9, ठीक है। अब अगर ये 4, 6, 9 है तो एक बार देखना जरा, 4, 6, 9 तो यहाँ पे काम कर नहीं रही। कोई बात नहीं, अगर 4, 6 नहीं काम कर रही तो हम हिट एंड ट्रायल कैसे करते हैं देख लो जरा। जैसे x² y² z² है, अगर मैं ये भी मान लूं कि यार ये 9 का स्क्वायर है तो ये 81 हो गया, बचा 10, तो आप कहेंगे ये 1 है और ये y कितना आ रहा है, 3। 3 का स्क्वायर आ रहा है, ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। मैंने जोड़ के देखा 9 और 1 10 और 3 13, क्योंकि स्क्वायर का सम हम इजीली पता कर लेते हैं, इजीली पता कर लेते हैं। मैंने एक चीज और देखी यहाँ पे कि यार y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बराबर है 1 और 9 के भी बराबर है या नहीं। तो फिर अब इस सवाल में क्या है, z और x का अंतर पूछ रहा है, क्या आ जाएगा, 8। ये हिट एंड ट्रायल वाले सवाल होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इन सवालों में वैल्यू पुट नहीं हो सकती। कोई कहे कि मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट नहीं है, ये क्या है, मैंने हिट एंड ट्रायल किया, मुझे देखने से पता चल गया। ऐसे और भी सवाल होते हैं, मैं लिख के भी आपको बता देता हूँ जिसकी मुझे उम्मीद है कि इस पे सवाल आ सकता है। सवाल 4, 6, 9 पे भी आ सकता है। और 4, 6, 9 के केस में आपको क्या दिया होगा कि a² + b² + c² हो सकता है आपको दिया हो 133 आएगा, मुझे याद है। हो सकता है आपको ab + bc + ca दिया हो, ये 114 होता है। हो सकता है आपको abc दिया हो, ये 216 होता है। इसमें से कोई वैल्यू माइनस प्लस भी हो सकती है। हो सकता है आपको a + b + c दिया हो, कितना होगा, 19। तो इस वैल्यू पे भी सवाल पूछे जाने के चांसेस है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेज आगे बढ़ना पड़ेगा। डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, एक बात ध्यान से पढ़ना। व्हेन एक्सप्रेशन आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म देम, डिग्री इज पावर ऑफ 1 टर्म एंड रिमेनिंग टर्म शुड बी नेग्लेक्टेड। यानी डिग्री अगर हमें निकालनी हो उसका तरीका दिया हुआ है। डिग्री ऑफ एनी होमोजीनियस एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ आंसर। जैसे कि ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था। तो डिग्री का मतलब होता है, मैंने भी क्या बताया कि प्लस माइनस के बाद की चीजें नेग्लेक्ट की जा सकती हैं, तो मैंने माइनस से पहले की चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ऊपर पता चल रहा है
टोटल डिग्री 3 है। डिग्री क्या होती है? सम ऑफ पावर्स, एक्स की एक पावर है, वाई की एक पावर है, जेड की, ऊपर 3 डिग्री है। अगर मैं नीचे की बात करूं तो आपको मालूम है नीचे भी कितनी है? 3 डिग्री है। अगर दोनों जगह 3 डिग्री है, नीचे भी और ऊपर भी, इसका मतलब नेट डिग्री क्या होगी? जब कोई चीज गुणा में होती है तो पावर जुड़ती है, भाग में होती है तो घटती है, यानी कि डिग्री 0 आएगी। डिग्री 0 का मतलब क्या? डिग्री 1 का मतलब x, डिग्री 2 का मतलब x स्क्वायर, डिग्री 3 का मतलब x की क्यूब। यानी अगर डिग्री 0 है इट मीन्स कि कांस्टेंट आएगा उत्तर। और आप देखेंगे एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें कांस्टेंट था। सेम सवाल पूछा गया मेंस में, कोई ऑप्शन भी मैंने डिसाइड नहीं किया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ab 2bc 2ca दिया हो, इसका मतलब ये तभी संभव है जब a बराबर b बराबर c बराबर 0 हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ab माइनस 2bc 2ca तभी संभव है जब a बराबर b प्लस सी हो। कैसे हम इसे याद रख लेते हैं? जब आप इधर लेके आएंगे इसको तो b और c तो पॉजिटिव होंगे, a नेगेटिव हो जाएगा, तो वो a नेगेटिव जो होगा एक्चुअली ये माइनस a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बन जाएगा, का स्क्वायर बन जाएगा, तो वो क्या होगा? a बराबर b प्लस सी आ जाएगा। ये चीज डायरेक्ट याद कर लेना, इस पे सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है, इसका मतलब भी a बराबर b बराबर c बराबर 0 होता है। ये बहुत सिंपल है, आपको साफ साफ पता है कि जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और अगर ये इसका स्क्वायर है तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 0। ठीक है, क्लियर है बात? कहीं कोई डाउट है तो बता देना, कमेंट दिखाते रहना हमें बच्चों के। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे सवाल आना ही आना है। क्या कि a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब का सम में से जब 3abc घटाया जाता है तो बचता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, अगर आप इसको भी होल स्क्वायर बनाना चाहें तो 2ab 2bc 2ca जोड़ना पड़ेगा, तो इसके 4 फॉर्मूले बनते हैं। ये चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और इन चारों पे ही सवाल पेपर में आए हैं और इस बार भी किसी ना किसी सेट में दिखेंगे। देखिए पता नहीं है ना, आप सोच रहे होंगे इन्होंने कहा अलजेब्रा में ये भी पूछा जा सकता है, ये भी, वो जरूरी नहीं है कि हर एक चीज आपके सेट में ही पूछी जाएगी। किसी के सेट में कुछ पूछा जाएगा, किसी के सेट में कुछ पूछा जाएगा। सेट आपका अच्छा बनेगा तो सेटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। चलिए, अब जैसे ये सवाल है इसी कॉन्सेप्ट पे है कि अगर इन सब का सम 0 है तो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 3abc। वो अब चीजें भी आगे आएंगी, लिख लेना, यहीं पे लिख लेना कि जब ऐसा दिया होता है हमें कि a प्लस बी प्लस सी 0, तो यहीं पे लिख लेना a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc। और ये भी लिख लेना, इसका उल्टा भी लिख लेना कि अगर दिया हो a की क्यूब b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc, इसका मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी 0, या फिर दोनों ही होता है a बराबर b बराबर c। ठीक है, बहुत फास्ट करेंगे, 1 घंटे में सब कुछ निपटाना है। मैं दिखाता रहूंगा आपको चीजें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप कर लेंगे सवाल। ये देखिए फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सिर्फ जो भी मैंने पीछे फॉर्मूले दिखाए आपको, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये जरूरी है जानना। जब ऐसी वैल्यू पूछी होती है तो फॉर्मूला लगता है ये, आपको देखना पड़ेगा। आप बताओ कि क्या आप a का स्क्वायर कर सकते हो? नहीं। b का कर सकते हो? नहीं। आप x माइनस वाई का स्क्वायर निकाल सकते हो, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें x माइनस वाई का स्क्वायर आ रहा है? धीरज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभात भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्की राज है हमारे साथ। ये भी सेम सवाल है, CPO 2024 में आया। देखिए अब क्या है, ये अगर 0 है तो इसका मान 3abc होगा, यानी 3a और b की जगह 2b और c की जगह 3c। 3 तिया 9 दूनी 18ab। कर लेंगे ऐसा कभी सवाल आएगा तो? मैं मानता हूं कर लेंगे। ठीक है, ये भी सेम सवाल है कि अगर a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब बराबर 3abc है तो अगर x निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। अगर सवाल में कोई और कंडीशन नहीं है तो हमें क्या लगाना है? पहले a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। जैसे आप देखेंगे यहां सवाल में कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 1/3, तो समझ लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे मान ही x का 1/3 आएगा। इसका मतलब मैं इस कंडीशन से समझ जाऊंगा कि पहली वाली बात नहीं लगानी, दूसरी वाली लगानी है डायरेक्ट, तो उससे हमारा टाइम बच जाएगा। अगर कंडीशन दिखे तो a बराबर b बराबर c लगाना है, और ना दिखे तो a प्लस बी प्लस सी लगाना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद नहीं करते कि a प्लस बी प्लस सी की क्यूब बराबर a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब का सम प्लस 3 a प्लस बी प्लस सी c प्लस a, या फिर इसका नीचे वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ये a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब। कुछ नहीं है, सिर्फ गुणा कर दिए। मैं आपको बताता हूँ, आप सोच रहे होंगे इस पे कभी सवाल पूछा गया? हाँ जी पूछा गया, CHSL 2022 में पूछा गया है। तो जैसे आपको पता लग जाएगा अच्छा a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब ये 6abc है, तो फिर कुछ सोचना मत, बस ये सोचना कि ऊपर तो a प्लस बी प्लस सी की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है और नीचे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या आ जाएगा उत्तर? a प्लस बी प्लस सी। क्या आ जाएगा इसका उत्तर? a प्लस बी प्लस सी यानी 0.6, और ये किसके बराबर है? 60 a के बराबर है। तो a का मान निकाल देंगे, आसानी से निकल आएगा। लेकिन आया है इस पे फॉर्मूला, इसीलिए फॉर्मूला याद करना जरूरी है। मैं रिवाइज ही क्या कराने आया हूँ? फॉर्मूले रिवाइज कराने आया हूँ, एक एक चीज कुछ बाकी ना बचे। आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया, फैक्टराइजेशन पे सवाल आने की उम्मीद है। फैक्टराइजेशन पे जो सवाल आएगा ना, वो इस तरीके का सवाल आने की उम्मीद है। तो आपको क्या समझना है कि ये जो 8 वाला है ना, इसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। यानी एक फैक्टर तो दे रखा है x की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 4। आपको मालूम है दूसरा फैक्टर इसका क्या होगा? बस कुछ नहीं, माइनस वाला इसका दूसरा फैक्टर हो जाता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 4। अब आपको पता है टोटल 144 था, उसका एक फैक्टर 18 है, तो दूसरा क्या होगा? 18 8 144 8। अब हमसे जो पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं, या तो जोड़ के निकलेगा या घटा के निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, जोड़ के घटा के हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कहीं कोई डाउट है तो बताओ, बिल्कुल कहीं कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। मेंस की कोई टेंशन मत लो भाई, अब पेन टैप पे पढ़ाएगा मेंस वाले बच्चों के लिए यूट्यूब पे, सिर्फ सवाल होंगे, अपनी शकल भी नहीं दिखाएगा किसी को। सेम सवाल ये है, यहाँ पे भी 2 फैक्टर होंगे, एक प्लस -6 से भी दे दिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई? 4a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर बराबर 91 का एक फैक्टर 91, दूसरा 1 होगा, बात खत्म। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ये कहता है कि यार x माइनस a, ध्यान से समझना, इज फैक्टर ऑफ fx, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैंने फैक्टर को 0 के बराबर किया तो ये भी 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसका फैक्टर ही तो है, तो ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। ये क्या है दोस्त? फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, देखो सवाल कैसे आया CGL मेंस में कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे? पहले फैक्टर को 0 रखेंगे और वहां से x का मान निकालेंगे 3। अब यही मान 3 हमें यहां रखना है और 0 के बराबर करना है। 3 माइनस 2 1, ब्रैकेट में 3 तिया 9 प्लस 3b प्लस 4, और इसको किसके बराबर करना है? 0 के। तो आपने देखा उत्तर आ गया -13/3। ठीक है भाई, कर लेंगे। नहीं सर पेन टैप पर समझ नहीं आता है, ठीक है, एक दूसरा सिस्टम लेके आते हैं, फिर आपको और मजा आएगा उसमें। ये व्हाट्सएप चैनल के बारे में मैंने बता दिया आपको कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पर्सनली कनेक्ट रहेंगे हम और आप। टेलीग्राम चैनल पे लगातार PDF जारी है, जब तक टेलीग्राम जिंदा है ये ज्वाइन कर लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम भी ऐसे ही है, कैसे कि अगर आपने fx को डिवाइड किया है x माइनस a से, तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है? f ऑफ a। कैसे? जिससे भाग कर रहे हैं इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x कितना आ जाएगा? a, और a हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या आ गया? f ऑफ a। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये सेम सवाल पूछा गया CPO 2024 में कि जब x माइनस 2 से इसको भाग करते हैं तो समान शेष बचता है। आप क्या करेंगे? x माइनस 2 को 0 के बराबर रखा, x 2 आ गया, 2 यहाँ रखेंगे 2 वहां रखेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, a का मान आपकी छाती पे आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, क्रिस कह रहे हैं सेशन लाइक करो भाई लोग। हाँ ये तो बनता है। ठीक है, अच्छा ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाए तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे? तुम लोग रील क्यों देखते हो इतनी ज्यादा? रील, उसकी स्टोरी देखोगे। मैं देखता हूँ लड़के वो हैं जो कोई लड़की उनको छोड़ जाए, उसकी स्टोरी देख के खुद दुख मोल ले रहे हैं। दुख में क्यों कूदना है, मैं ये जानना चाहता हूं। अब छोड़ गई, किसी और की हो गई, अब जानना भी क्यों है कि वो कर क्या रही है उसके साथ?
क्यों दुख मोल लेना क्यों है? वो ब्लॉक करे उससे पहले आप ब्लॉक कर दीजिए। और इसलिए नहीं कि आपको उससे नफरत है, नहीं, आप देखना नहीं चाहते, आपको दर्द होता है, आपके जख्म दुखते हैं, अपनी खुशी के लिए ब्लॉक करना है। किसी से नफरत नहीं है हमें, बट हम देखना नहीं चाहते, अब हम जानना नहीं चाहते कि तुम क्या करते हो। एक वक्त था जब तुम ये भी बताया करते थे कि तुमने अभी पानी पिया है और तुम आज ये खरीद के लाई हो, आज दीदी ने तुम्हें ये दिलाया, जीजा जी तुमसे ऐसे कह रहे थे, जीजा जी की तुम्हें ये बात खराब लगी। एक वो वक्त था, इतने सपने सजाए थे तुम्हारे साथ, क्या क्या सोचा था, हम भी तुम्हारी छोटी बहनों के जीजा जी बनेंगे। और आज तुम ये कह के चली गई कि कोई बच्चा होगा तो मामा कहलवाऊंगी तुमसे। बस बस बस, ऐसा सवाल जब भी आएगा मैं तरीका बता देता हूं। चांसेस हैं, काफी दिनों से नहीं आया है, और आप जानते हैं कि एसएससी एक साइकिल में चीजें रिपीट करती है। अब जैसे हमें पता है कि हमारे पास ए की क्यूब है, हमें 5/a चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5/a से इसको गुणा कर लेंगे। 5/a से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5a² प्लस 25a प्लस 125 प्लस 5/a, यही होगा, बराबर 0। ठीक है। एक वक्त था जब तुम कहती थी कि मैं ना तुम्हें टेंशन में नहीं देख पाती हूँ, मुझे लगता है कि बस तुम्हें टेंशन ना हो कुछ, इसलिए मैं कोई ऐसी बात तुम्हें नहीं बताती कि तुम्हें तकलीफ हो। और आज तुमने खुद ही ऐसी बातें कह दी कि तकलीफों का पहाड़ जम गया दिल में। 124 आंसर है। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, कुछ नहीं करना है, बस जो नहीं है उसको ले आएंगे। ए की क्यूब था, 5/a नहीं था, गुणा कर दिया, बात खत्म हो गई। गुरमीत गुज्जर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा सवाल अगर पेपर में आ गया, पहले भी आता था, तो कुछ नहीं करना है। देखिए नीचे प्लस है तो कोशिश होगी कि प्लस ही करेंगे दोनों को और उत्तर आ जाएगा। 1% चांस है, हो सकता है कि माइनस करने पे आए, बट 99.99% प्लस करके आ जाएगा। बट हमें दिख जाएगा कि प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा, चिंता की बात नहीं है। मैंने यहाँ पे टी लिखा और दोनों को जोड़ दिया। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो x + 11 बनेगा, ऊपर नीचे भी 1 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा 1 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा 1 आ जाएगा, और ये 1 + t होगा। 1 से 1 कट जाएगा, t क्या आ जाएगा, 2। 2 ही उत्तर है इस सवाल का, 2 ही उत्तर है इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि ऐसा सवाल पेपर में पूछा जा सकता है, तो मैं इसका तरीका बता देता हूँ। इस बार तुषार भाई भी सीजीएल दे रहे हैं और इनकी तैयारी जितनी जबरदस्त है कि 180 से 185 नंबर इनके मॉक में बन रहे हैं। मॉक में 180 से 185 नंबर बन रहे हैं। मैंने कहा आपका सीजीएल में कितने लाने का इरादा है? कह रहे 200 पार नहीं होंगे तो मैं मेंस देने भी नहीं चाहूंगा। मैंने कहा मार्क्स तो इस बार जुड़ने नहीं है। बोले ओ ये तो मैं भूल गया था, फिर तो जाऊंगा। देखो जब ऐसा सवाल आता है, सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, आप समझो। सवाल ये है कि भाई 2 की पावर x है और 3 की पावर y है और 6 की पावर z है। इसको आप कुछ एक संख्या के बराबर मान लीजिए। आपने देखा यहाँ से 2 जो है जब पावर उधर जाती है तो अपॉन में आ जाती है, 1/x होगी, और ऐसे ही 3 k की पावर 1/y होगी। मैं अगर इन दोनों को गुणा कर लूं तो आप देखेंगे कि 6 बराबर k की पावर, गुणा में घात जुड़ जाएगी, 1/x 1/y आ जाएगी। आप बता सकते हैं यहाँ से 6 बराबर क्या था, तो आप कहेंगे k की घात 1/z। अगर k से k काट दें और 1/z को इधर ले आए तो आपको नहीं लगता 1/x 1/y माइनस 1/z 0 हो जाएगा, और 0 इस सवाल का उत्तर है। सीधे देख के ही लगा देंगे। चलिए काफी रिवाइज हो गया, हम काफी आगे बढ़ गए। अच्छा ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि a² + b² माइनस ab माइनस bc माइनस ca का स्क्वायर। ये स्क्वायर नहीं है ca का, खाली ca है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों याद कर लीजिए, इन दोनों पे सवाल आ सकता है। हाफ ऑफ a - b का स्क्वायर, b - c का, c - a का, आपको आते भी होंगे, लिखे हुए हैं, पढ़ लेना खुद। देखो सवाल आया है सीजीएल प्री 2023 में सवाल आया है, आगे भी आएगा सवाल, और बिना फॉर्मूले के नहीं कर पाएंगे। कौन करता रहेगा 101 का स्क्वायर? हमसे तो खाली 1 का नहीं होता। अगर a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca है, इस पे सवाल आने के 99.99% चांस है, तो a बराबर b बराबर c होता है। याद कर लो, रट लो। अगर a² + b² + c² ab + bc + ca के बराबर है तो a बराबर b बराबर c। ठीक है,
तो आप देखेंगे यही सेम सवाल सीजीएल प्री में आया, ये दिया हुआ था। तो ए बराबर बी बराबर सी है, और जब ये बराबर है और ऊपर नीचे की डिग्री भी बराबर है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। शायद यहाँ पे कुछ गलती से टाइप भी नहीं हुआ है, शायद 11 रहा होगा यहाँ पे, जो भी रहा होगा करेक्शन कर लेना सवाल में। बट मैंने बता दिया कि जब ऐसा सवाल आए तो हम सबको एक एक मान सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। ठीक है, हमारे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले पीछे भी आपने देखे थे, अभी फिर से आप देख रहे हैं। मैंने एक साथ लिख दिया इन फॉर्मूलों को कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है। अगर सी माइनस है तो वहां 2 बार माइनस आ जाएगा, अगर बी माइनस है तो यहाँ 2 बार माइनस आ जाएगा बी के साथ। अगर बी और सी माइनस है तो बी सी प्लस हो जाएगा, बाकी माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला ऊपर वाला याद कर लीजिए, बाकी माइनस प्लस तो बना लेंगे। आप कहेंगे आप इतने बता क्यों रहे हो, ये फॉर्मूले आते हैं क्या? देखो भाई, डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं कि इसके स्क्वायर में से ये घटाऊंगा तो 2ab 2bc 2ca बचेगा। डायरेक्ट आते हैं। ये देखो 2 बार माइनस है, तो अब माइनस किस पे नहीं है, सी और ए पे नहीं है, यानी कि सी और ए दोनों माइनस के हैं, या तो सी और ए दोनों माइनस के हैं, या फिर ये दोनों प्लस है। बी माइनस का है तो बी माइनस का इस ऑप्शन में बी उत्तर आ गया। यानी फॉर्मूले भी डायरेक्ट पूछे गए प्री 2023 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें वैल्यू क्यों नहीं पुट हो रही। बेटा वैल्यू पुट नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक इक्वेशन नहीं है, 3 इक्वेशन है। किसी के भी स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर 0 हो। क्या हो, जब वो पर्टिकुलर 0 हो, पर्टिकुलर 0 हो। और अगर ये पर्टिकुलर 0 होगा यानी x का मान a, y का मान b, z का मान c होगा। जैसे सवाल कैसे आएगा, ऐसे सवाल दे देगा, हम कह सकते हैं a 5 b 7 c 13 होगा डायरेक्ट। अगर ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है सवाल कि ट्वाइस ऑफ x a b y z c, तो हम क्या करेंगे, जो x का कॉफिशिएंट है a वो x का मान हो जाएगा, y का कॉफिशिएंट है b वो y का मान हो जाएगा, z का कॉफिशिएंट है c वो z का मान हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, चलो। अच्छा, सवाल भी दे दिया। अब यहां से आप बताओ, देख के डायरेक्ट बता सकते हो, ए का मान 1, बी का मान -4, सी का मान 3। कुछ सोचना ही नहीं है, इस पे डायरेक्ट सवाल बन सकता है। बट ये तब तक ही है जब तक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट नहीं है। अगर इनके भी कॉफिशिएंट आ गए, देखो ए स्क्वायर का पी आ गया, तो बस कुछ नहीं करना, एक्स का कॉफिशिएंट ए और इसका पी, तो पी से भाग कर देना है। वाई का कॉफिशिएंट बी, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का क्यू, तो क्या आ जाएगा, b बराबर y अपॉन क्यू आएगा। उल्टा लिख दिया गया हमने, पीछे देखा ना, सही तो था। a b c, हमें a का मान निकालना था, तो a का मान x ऐसे लिख लेना, a का मान x, b का मान y और c का मान z ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे, a का मान निकालना है हमें, तो a का मान क्या होगा, a का कॉफिशिएंट x और a स्क्वायर का p, तो p से भाग लगा दिया। ऐसे b का कॉफिशिएंट y और q से भाग लगा दिया। ऐसे c का z और r से भाग लगा दिया। ये लिख लेना, ये मैंने काट दिया जो गलत था। कर पाएंगे, याद रख पाएंगे? आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेम सवाल आ गया, सेम सवाल, तो हम क्या करेंगे, हम 3x स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने देंगे, हम 5y स्क्वायर ऐसे लिखा रहने देंगे, हम इधर लेके जाएंगे 2, तो ये क्या आ जाएगा जी, -9/2x हो जाएगा और माइनस का 5y। और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, 47/4 एंड ऑल। अब कोरिया का बच्चा भी बता देगा, x का मान -9/2 और x स्क्वायर का 3 है, तो 3 से भाग कर देंगे, यानी उत्तर आ जाएगा x के मान का -3/2। y का मान कितना है जी, -5 कॉफिशिएंट और 5y स्क्वायर का, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। रख पाएंगे? क्लियर है? खत्म कर रहा हूं, बस तेज तेज चल रहा हूं अब तो भाई, खत्म होने वाला है अलजेब्रा, ये याद हो गया। ठीक है, अब x प्लस 1/x अगर 2 है तो x 1 होता है, x प्लस 1/x -2 है, -2 है तो x -1 होता है, x प्लस 1/x 1 है तो x की क्यूब -1, x प्लस 1/x -1 है तो x की, ये सारे याद कर लेना। इन पे तो सवाल बनना ही बनना है, कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं है, और हमेशा बना है। आप देखो ये सीपीओ 2024 में आया 1 पे, ये सवाल -2 पे सीजीएल 2022 में आया, ये वाला 1 पे आया सीपीओ 2024 में। यहाँ पे a/b की क्यूब क्या हो जाएगी, -1। आप देखोगे x प्लस 1/x -1 सीजीएल टीयर 1 में आया,
तो यहाँ से x की क्यूब क्या हो जाएगी 1, तो 1 + 1 2 उत्तर आ जाएगा। आप देखोगे n + 1/n √3, इसका मतलब n की घात 6 -1 -1 -1 -2 उत्तर आ जाएगा। यानी हर एक पे सवाल पूछे गए। इसके बाद ये फॉर्मूले याद करने हैं कि अगर x + 1/x a है तो x² + 1/x² a² - 2 होता है। और अगर ये a है तो क्यूब क्या होता है, a की क्यूब -3a। और अगर माइनस वाला दिया हुआ है तो ये +2 हो जाता है और इधर +3a हो जाता है। अगर x की घात 5 1/x की घात 5 पूछा गया है तो पहले 2 और 3 वाली पावर का सम निकालेंगे, उसमें से x + 1/x घटा देंगे। 7 वाला पूछा गया है तो 3 और 4 का निकालेंगे, फिर x + 1/x घटा देंगे। और ये पूछी जा रही है 7 पावर, मैं आपको बता दूं। x + 1/x अगर a है और x - 1/x a है, तब x की घात 5 - 1/x की घात 5 कैसे निकलेगा ये देख लो। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि x + 1/x के स्क्वायर को लिखते हैं x - 1/x² + 4। यानी कभी x + 1/x पूछा जाए तो ये प्लस माइनस आ जाता है, x - 1/x का स्क्वायर + 4। x - 1/x पूछा जाए तो ये आ जाता है +- x + 1/x के स्क्वायर -4। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। ये मैंने क्या किया है कि आजकल x और 1/x का कॉफिशिएंट भी दे देता है। तो कॉफिशिएंट जब देगा तो फिर हम 2 नहीं घटाएंगे, 2a भी घटाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ तो 2a भी है, वहां इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2a/ भी है। तो ये वाली चीज भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। मैं सवाल दिखा भी देता हूँ, आप ये देख सकते हो। ये सवाल मैंने क्यों लिया है मैं जरूर बताना चाहूंगा। अभी जब इस तरीके की कंडीशन दे दे बेटा, ये इस कंडीशन का मतलब है कि x छोटा है 1 से, यानी x - 1/x नेगेटिव होगा, समझ गए। और अगर नेगेटिव होगा और x² - 1/x² पूछ रहा है, जिसके 2 फैक्टर होंगे x + 1/x, x - 1/x, यानी अगर नेगेटिव होगा तो इस सवाल का उत्तर ये दोनों में से कोई नहीं आ सकता, नेगेटिव वाला आएगा। तो ये कंडीशन याद रखना कि अगर x 1 से छोटा दे दे तो ये गलती मत करना। क्यों? क्योंकि x - 1/x जो होता है वो प्लस माइनस होता है बेटा। तो अगर वो खुद ही कह रहा है तो हमें माइनस वाला लेके चलना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं। अब जैसे कितना होगा ये 7 7 49 में से 4 गए 45, 45 का मतलब 3√5, तो आप -3√5 लिखेंगे भाई। यानी जो उत्तर आएगा वो -21√5 आएगा, प्लस नहीं। मैक्सिमम बच्चे इसमें प्लस उत्तर लगा के गलती कर देते हैं, ध्यान रखना है। x अगर 1 से छोटा है तो x - 1/x नेगेटिव होगा। 16वां क्वेश्चन गलत हुआ है, मुझे नहीं पता 16वां कौन सा था। 16वां था यहाँ पे कोई? 15 16 तो था ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर गलती हुई होगी तो अब इतनी तेज पढ़ा रहा हूँ यार, मजाक है क्या पूरा एडवांस मैथ्स रिवाइज करा देना इतनी जल्दी? ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत करो, वैसे मेरी धड़कन बढ़ रही है बहुत। ये सवाल आपने देख लिया, ये सवाल कर लेंगे कि x की घात 8 है। तो जो ये सवाल करते हैं इनके ना फैक्टर करते जाते हैं। कैसे? आपने एक फैक्टर किया x की घात 4 + 1/x की घात 4। अब जो माइनस वाला बच गया उसके वापस फैक्टर किए x² + 1/x²। जो बच गया उसके वापस फैक्टर किए तो ये बच जाएगा। तो कई बार तो इसमें डिजिटल सम लगाना पड़ता है, कई बार देखना पड़ता है यूनिट डिजिट क्या है। थोड़े बड़े सवाल आ रहे हैं तो इनमें आपको सारी चीजें देख के चलनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, -1 करेंगे तो वहां से 2 बन जाएगा, स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर x² + 1/x² a है और आपको पावर आधी करनी है, इसकी पावर आधी, तो आप 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे। अगर आपको बीच में माइनस करना है तो आप 2 घटा के अंडर रूट ले लेंगे। इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, देख लो आपके सामने। जैसे अगर मुझे यहां से पावर आधी करनी है तो x + 1/x निकालना है, तो 2 जोड़ूंगा 121, वर्गमूल ले लूंगा 11। अब क्यूब निकाल सकता हूं आसानी से, बोलो निकाल सकता हूं कि नहीं? ऐसे ये सवाल है, 2 जोड़ूंगा 12 आ जाएगा, तो पावर 7 निकाल दूंगा। सेम ये भी सवाल है कि 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा। इस सवाल में हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से भी जाके 2 बार स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो, क्योंकि ये बात तय है कि जो भी इस सवाल का उत्तर आएगा 2 बार स्क्वायर किया है और 2 बार स्क्वायर करके अगर कोई इवन नंबर होता है, इस सवाल का उत्तर इवन नहीं आ सकता, 12 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। और 5 का भी 2 बार स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 नहीं आएगा। तो यूनिट डिजिट से इस सवाल को खत्म कर सकते हैं, बड़ा सवाल है। चलिए, ये भी अच्छा सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्या बन रही है, +1 - 1 करेंगे तो a - 1/a की होल क्यूब बन जाएगी।
और होल क्यूब बन जाएगी तो उत्तर निकाल सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है, इसमें दो ही बातें याद रख लेंगे तो अच्छा होगा। मैं दिखा देता हूँ, ये सब बातें हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक्स का मैक्सिमम मान क्या होता है। आप इतनी सी बात अगर मेरे कहने पे याद रख लें कि 10 प्लस एक्स स्क्वायर का ये अगर फॉर्म है का मिनिमम मान मिनिमम 10 होगा व्हेन एक्स बराबर 0। इसी पे सवाल पूछ लिया जाएगा, या फिर किस पे पूछा जाएगा वो बता रहा हूँ। 10 माइनस एक्स स्क्वायर है का मैक्सिमम मान 10 होगा। देख रहे हो अलजेब्रा खत्म कर दिया इतनी जल्दी, एक्स 0। एक ये चीज याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मिनिमम मान 2 होता है। इस पे भी सवाल आने के चांसेस है, ठीक है, इस पे भी सवाल आने के चांसेस है। ये मैंने डिफरेंशिएशन बताया है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर हम डिफरेंशिएशन को 0 कर दें तो भी हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, एक ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम वैल्यू अगर कभी ए बी की पूछी है तो वो तभी होगी जब ए बराबर बी होगा, और मिनिमम वैल्यू अगर ए प्लस बी की पूछी है तो वो तभी होगी जब ए बराबर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल पूछा भी गया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो आपको पता है कि इसकी अधिकतम वैल्यू तभी निकलेगी जब ये बराबर होंगे। बराबर का मतलब आधा आधा आधा, तो आधा आधा अगर जोड़ेंगे तो ये 3/2 की घात 4 हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी उत्तर आ जाएगा। ये सवाल जो मैंने अभी आपको बताया था CDS 2024 में है, अगर आप भाग कर लें इसको तो आपको नहीं लगता कि ये a प्लस 1/a प्लस 3 है और ये b प्लस 1/b प्लस 3 है। और अभी मैंने बताया था कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मिनिमम मान 2 होगा, तो 2 + 3 2 + 3 25 उत्तर आ गया। ठीक है भाई, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसमें मेनली क्या याद रखना है कि ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c। यहां से जो x की वैल्यू निकलती है वो निकलती है -b + -√b² - 4ac/2a। यहाँ पे x की दो वैल्यू हैं जिनको हम अल्फा बीटा कहते हैं, ये रूट ऑफ इक्वेशन होती है। ठीक है, आपको पता है अल्फा प्लस करके लिख दिया, बीटा माइनस करके लिख दिया। सम ऑफ रूट निकालेंगे तो -b/a आया है। डायरेक्ट इस पे सवाल आ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो c/a आया है। ठीक है, अब आपको कुछ कुछ बातें और सीखनी पड़ेंगी। क्या क्या, कि अगर रूट जो इंपॉर्टेंट है, इमेज रियल रूट है, रियल, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि b² - 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछा जा सकता है तो रूट इक्वल पे पूछा जा सकता है। रूट इक्वल कब होते हैं, जब b² - 4ac 0 के बराबर होता है। बस ये 2 पॉइंट याद रख लो, अगर सवाल आएगा तो इन 2 पॉइंट पे आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये सवाल आया है कि रूट वास्तविक है, k का सबसे बड़ा मान जिसके रूट वास्तविक है, तो आपको पता है b² - 4ac ग्रेटर देन 0 कर देंगे और वहां से देख लेंगे कि k के मान को मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं भाई। अलजेब्रा फिनिश हो गया। कितना टाइम लगा अलजेब्रा में? नहीं, अब लिखूंगा कम, बताता रहूंगा कि कहां कहां से सवाल आएगा। ठीक है, हाँ। ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनती है आपको पता है, राइट एंगल ट्राइंगल से। अब राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पाइथागोरस होती है, h² = p² + b²। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो आपको मौखिक याद होने चाहिए कि sin थीटा p/h है, cos थीटा b/h, tan थीटा p/b है। tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा होता है, या cot थीटा cos थीटा बटे sin थीटा होता है। डायरेक्ट पता होना चाहिए। ये देखो बिल्कुल बेसिक से सवाल CHSL में पूछे गए, आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। जब भी ऐसा सवाल आए तुरंत ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो आइडेंटिटी से भी हो जाएगा, बट ट्रायंगल बना लेंगे, आसान है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। ये देखो बिल्कुल बेसिक सवाल है कि cot थीटा + tan थीटा 2 है, तो अभी आपने पढ़ा x + 1/x 2 है, तो x 1 होता है, यानी tan थीटा 1 होगा। 1 होगा तो 1 + 1 + 2 4 उत्तर आ जाएगा। ये बेसिक सवाल आए, मैं दिखा रहा हूं ताकि आपका डर खत्म हो कि कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं आए। यही सवाल देख लीजिए, मेंस में आया कि cos थीटा 12/13 है, तो हमें ट्रिपलेट भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए कि ये 3 4 5 5 12 13 8 15 17 20 21 29 7 24 25, ये कुछ बेसिक ट्रिपलेट जो आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, जरूरत पड़ेगी जिनकी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में कुछ नहीं है, साइन बटे कॉस निकाल सकते हैं आसानी से, या फिर कॉस से भाग करके tan x निकाल सकते हैं। tan आ जाएगा तो cot अपने आप आ जाएगा। ठीक है,
ये देखिए कॉट थीटा 3/4 है, ट्राइंगल बनाएंगे, उत्तर आपके कदमों में होगा। ये भी साइन थीटा 7/24 है, 7 24 25 का ट्रिपलेट बनेगा क्या? बनेगा 7/24 का? नहीं बनेगा। 7/24 का कैसे बन सकता है? 7/25 होता तो भी ठीक है, करेक्ट कर लो, यहाँ पे 7/25 रहा होगा। गधा है जिसने 7/24 लिखा है, ठीक है। चलिए CHSL में आया 2024 में, ये आपको पता होना चाहिए। पहले क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन कोसेक होता है, तीसरे में टेन कॉट होता है, फोर्थ में कॉस सेक होता है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद कौन से क्वाड्रेंट में थीटा 0 से 90 जाता है, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 जाता है। ये किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल है और उनकी वैल्यू क्या होती है, ये दिया हुआ है। जैसे cos x -1/2 है और x तीसरे में और 10 पूछा है, तो तीसरे में 10 तो पॉजिटिव होगा, तो ये एक तरीके से है तो cos 60 की वैल्यू, तो 60 क्या होगा, 10 60 √3 उत्तर आ जाएगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि तीसरे में 60 कैसे आ जाएगा, आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है। अब जैसे ये x दूसरे में दे दिया कि 10x -12/5 है, तो साइन तो पॉजिटिव होगा। और आप ऐसे भी समझा करो, जरूरी नहीं है हर एक जगह ट्राइंगल बनाओ। आपको पता है कि यार ये P है और ये B है, तो साइन मुझे पता है 12 और बटे 13 आ जाएगा, 5 12 13 होता है। कॉट की अगर मैं बात करूंगा तो यही उल्टा हो जाएगा, 5/12। जरूरी नहीं होता कि हमेशा ट्राइंगल बना के मैं 1-2 मिनट जब तक खराब नहीं करूंगा मेरा उत्तर नहीं आएगा, उत्तर मेरा फिर भी आएगा, ठीक है। कॉट क्या होगा, 5/12 और ये क्या होगा, 12/13, ठीक है। चलो, तो अब मैंने जैसे ही देखा कि यार LCM लूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यों होगा भाई साहब, अरे प्लस नहीं हो जाएगा, आप इतने काबिल बन रहे, हमें नहीं पता, जब 10 नेगेटिव है तो कॉट नेगेटिव हो गया, प्लस नहीं हो जाएगा भाई साहब, सो के आया करो। ये मैंने कुछ नहीं, ये समझाने की कोशिश की है कि जब एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर ये है, और जब 90 - थीटा है तो ये है, यानी थीटा से जब 90 - थीटा होता है तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, और जब ये इंटरचेंज हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि 90 270 वाला बदलता है, 0 180 360 नहीं बदलता है। और बदलता है तो कैसे, P और B जब आपस में इंटरचेंज होंगे तो साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में बदलेगा, जैसे वो बदल गई। ये बेसिक से सवाल हैं जो पेपर में आए हैं, ये बस मैंने दिखाने के लिए, आपको करना नहीं है, आपका डर खत्म करने के लिए कि ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। 0 30 45 60 90 की वैल्यू एकदम रट के जाना, कुछ भी, जैसे 570 है तो आपको पता है कि 360 के बाद रिपीटेशन होती है, तो जब भी ऐसा सवाल आए 360 तो झट से घटा दो, झट से घटा दो। तो आपने झट से घटाया 360, तो बचेगा कितना, 10 210। अब 210 को लिख दो यार, 180 + 30, थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, 10 30 होगा यानी 1/√3 होगा, ठीक है। ये जैसे 2024 में है। अब देखो इस सवाल में कुछ नहीं है, 120 30 135 30 कॉस की वैल्यू है, दो वैल्यू याद रख लेना, कॉस 120 कॉस 240 -1/2 होता है, टेन 135 कॉट 135 -1 होता है। अब मैं तेते चल रहा हूँ भाई, ये बेसिक सवाल है, कर लेंगे। 0 से 90 तक साइन बढ़ता है, 0 से 90 तक कॉस घटता है, 0 से 90 तक टेन भी बढ़ता है। 0 से 90 तक देखो साइन लिखा हुआ है, 0 से 1 हो जाता है, कॉस 1 से 0, तो अल्फा अगर बड़ा है बीटा से, एंगल बढ़ रहा है तो साइन का मान बढ़ता है जबकि कॉस का मान घटता है। लेकिन 0 से 45 की बात करें तो कॉस बड़ा होता है, और 45 से 90 की बात करें तो कॉस छोटा होता है, साइन बड़ा होता है। 45 पे दोनों बराबर हो जाते हैं। ये भी कंसेप्चुअल बातें आपको पता होनी चाहिए। जिस पे मुझे सवाल आने की उम्मीद है वो ये है, इस पे सवाल आ सकता है कि tan A tan B अगर 1 है तो A + B 90 होता है। tan A tan B, tan A बराबर, यहाँ कॉट भी लिख लेना, कॉट भी, और यहाँ साइन A बराबर कॉस B, एक ही बात है, और यहाँ कॉस A बराबर साइन B, और यहाँ कॉट A बराबर tan B, ठीक है। तो अगर ये है इसका मतलब A + B 90 होता है। ये रटना है, इस पे सवाल आएगा ही आएगा। उल्टा भी रख सकते हो कि A + B 90 है तो tan A tan B 1 होगा, या फिर tan A बराबर cot B होगा, या sin A बराबर cos B होगा, या cos A बराबर sin B होगा, या cot A बराबर tan B होगा। ये करेक्ट कर लेना, ठीक है। tan थीटा tan 90 - थीटा 1 है, sin थीटा sec 90 - थीटा 1 है, cos थीटा cosec 90 - थीटा 1 है। सवाल देखो डायरेक्ट आते हैं इस पे कि 5 85 1, 25 65 1, 10 45 1, एक उत्तर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CPU 2024 में इस पे सवाल आया, CHSL 2024 में सवाल आया, सिलेक्शन फेज में सवाल आया, यानी सवाल आएगा ही आएगा। अगला पॉइंट है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है कि ऑप्शन में ना तो थीटा है, ना A है, ना B है, ना C है,
तब क्या होगा, तब हमें 100% वैल्यू पुट करनी है, सोचना ही नहीं है। और वैल्यू क्या रखनी है, 0, 90, 45, 30, 60। और जो 37 डिग्री है उसका मतलब है कि ट्राइंगल 3, 4, 5 रखनी है। सवाल कैसा दिखा देता हूं, दिखाने के लिए लाया हूं बस कि इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में कहीं थीटा नहीं है तो अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू थीटा की रख देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद ये हो जाता है जब मैं पढ़ाता हूं कि बच्चे वही वैल्यू रखते हैं जिससे बहुत आसानी से सवाल हो जाता है। राजवीर भाई आप टेंशन मत लो, आपकी फीस भी बहुत कम हो जाएगी। आपके पास नहीं पैसे होंगे तब भी आप पढ़ोगे, जो मैंने नंबर्स दिए थे आप उन पे कॉल कर सकते हो। ये बेसिक आइडेंटिटी है जो पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है। इस पे इंपॉर्टेंट कौन से सवाल हैं जो बन सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, बेसिक सवाल। ये देखो डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछी जा रही है, डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछी जा रही है, डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछी जा रही है। इसमें कुछ भी नहीं है, स्क्वायर करेंगे ऐसे बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं। ये देखो डायरेक्ट आइडेंटिटी का मान पूछा जा रहा है, एक मौखिक बच्चा लगा सकता है। ये सब कुछ भी नहीं है, इधर 15 को लेके आके स्क्वायर करके सीधे लिख सकते हैं 1, ठीक है। ये बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं। इनमें क्या है बता देता हूं आपको, कुछ नहीं है। इन सब सवालों का उत्तर एक ही आता है। कैसे, साइन थीटा बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर जब यहाँ पे रखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा तो ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही आ जाता है जो कि 1 होता है। ये सवाल में अगर ऐसा सेम सवाल आ जाए जैसे प्री 2023 में है तो कुछ भी मत करना, इसमें इसका भाग लगा देना। और जैसे ही आप भाग लगाओगे, समझना मेरी बात, जैसे आपने भाग लगाया, आपने इसमें लगाया इसका भाग, तो आप कहोगे 10 बीटा आ जाएगा 11/10। 10 बीटा कितना आ जाएगा, 11/10। अब मेरी बात समझना, पूरा नहीं करना होता सवाल। आपको पता है कि ये P है और आपको पता है कि ये B है। अब मैं जब कॉस करूंगा तो उसमें B स्क्वायर आएगा और वो B स्क्वायर एक ही ऑप्शन में है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, बिल्कुल समझनी पड़ेगी कि अगर 10 बीटा निकाल दिया मैंने P/B तो ये चीज समझनी है कि कॉस में B स्क्वायर आएगा ऊपर और 10 का स्क्वायर आएगा ही आएगा, तो 100 उत्तर है। पूरा नहीं करूंगा मैं। जैसे ये सवाल है तो इस सवाल में मैं पूरा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा है तो नेगेटिव नहीं हो सकता और साइन का मान कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो मैं सवाल भी नहीं देखूंगा, सीधे A लगा दूंगा। ये सब अप्रोच भी हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई, ये याद रख लेना कि अगर A साइन थीटा B कॉस थीटा C है, A कॉस थीटा माइनस B साइन थीटा D है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो भाई, जैसे देखो ये सब सवाल पूछे गए तो यहां से A स्क्वायर B स्क्वायर क्या आ जाएगा, 55 25 और 3 3 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 34। मैंने सोचा था मैं 1 घंटे में सब खत्म कर दूंगा, बट हो नहीं पा रहा है, दिखाता हूं जल्दी जल्दी। इन सवालों में कुछ नहीं है। कैसे याद रखेंगे, हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/5 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो हाफ बाहर आ जाएगा और 5 प्लस 1/5 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये भी कुछ नहीं, जो आइडेंटिटी अभी आपको बताई थी वही आइडेंटिटी है कि P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अभी आगे आएगी, अभी आगे दिखाऊंगा आपको ये सब आइडेंटिटी। ये बेसिक आइडेंटिटी पे सवाल है, बेसिक आइडेंटिटी पे सवाल है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी ऐसा सवाल आता है तो मैं आपको डायरेक्ट लिखा देता हूं अभी तो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 आता है। कुछ भी आ जाए, अब टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 2 माइनस A स्क्वायर की पावर 3/2। ये भी अच्छा सवाल है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा 3 दे रखा है, जैसे अभी बताया था सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3 आ जाएगा, तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये भी देखो, ये जो आइडेंटिटी है कोसेक वाली और जो सेक में बताई सेम है। यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या आ जाएगा, 2/3 उल्टा आ जाएगा। ये सवाल पीछे भी आ गया है। ये सवाल में कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो थीटा जो मर्जी रख सकते हैं, जो हमारा दिल करेगा। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हिंट देके छोड़ रहा हूं कि इसमें कोई वैल्यू मत रखना, बस इस एक की जगह जब भी ऐसा सवाल देखो, इस एक की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रख देना। जब भी ऐसा सवाल देखो तो इसकी जगह क्या रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा 2 तभी हो सकता है जब ये दोनों 1 1 हो, और ये दोनों 1 1 तभी हो सकते हैं जब अल्फा बीटा 90 है, क्योंकि कोई भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। और किन्हीं दो चीजों का सम 2 होने के लिए अगर किसी एक को 1 से कम कर रहे हो तो दूसरे को 1 से बड़ा लेना पड़ेगा, जो संभव नहीं है 1 से बड़ा, ठीक है।
अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा जीरो है, इसका क्या मतलब है कि दो चीजों का स्क्वायर का सम तभी जीरो हो सकता है जब वो पर्टिकुलर जीरो हो, और साइन में जीरो किसकी वैल्यू होती है? अल्फा बीटा की। बात खत्म। इस पे 2-3 सवाल दिए हुए हैं, ये सवाल कर सकते हो, आपकी मर्जी है अगर आपका दिल करे तो। अच्छा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। अगर ऑप्शन कांस्टेंट नहीं है तब क्या करना है? जैसे ऑप्शन ऐसे हैं तब क्या करना है? या तो आप थीटा की ऐसी वैल्यू रखो जो कि हर ऑप्शन को अलग कर दे। जैसे 45 नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि 45 यहाँ भी और यहाँ भी, ये दिक्कत हो जाएगी। फिर हम और क्या रख सकते हैं इसमें? मैंने कहा 30, आपने कहा 30 रख सकते हैं। तो या तो आप इसमें 30 रखो, और अगर 30 नहीं रख रहे हो तो सबसे सेफ है ये 3 4 5, थीटा 3 4 5। ठीक है, कैसे वैल्यू रखनी है? या तो 2 थीटा रखने पड़ेंगे। मान लो आपने थीटा 45 रखा और 1 आ गया, तो फिर ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ये बचेगा। फिर आपने मान लेते हैं 0 रखा, तब आपके ये दोनों आ गए, तो जो एक दोनों में कॉमन है वही उत्तर हो जाएगा। ये भी सेम सवाल है, सीपीओ 2024 में है, इसमें भी इसी तरीके से वैल्यू रख सकते हैं। त्रिकोणमितीय फलन का संख्यात्मक मान बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा 0। कुछ एक ऐसे सवाल आते हैं जिसमें 0 करके हम डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने x कुछ नहीं माना, सिर्फ y को 0 किया, और जब मैंने y को 0 किया तो ये खत्म हुआ, तो tan x से tan x कट गया, और y को 0 किया तो sin x से sin x, उत्तर क्या आ गया? 1। तो कई बार ऐसे भी सवाल, जैसा हमने अलजेब्रा में बताया था कि किसी एक वेरिएबल को 0 करके उत्तर आ जाता है, वैसा ट्रिगो में भी होता है। ठीक है, When number of equation are less than, जो नंबर ऑफ इक्वेशन वाली बात अलजेब्रा में बताई थी वो यहाँ भी होती है। आप एक सवाल देख सकते हो, सीडीएस में आया हुआ है। इसमें क्या है, 2 इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है, पी क्यू और थीटा। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, थीटा को 45 मान सकते हैं अपनी मर्जी से, एक एक्स्ट्रा है। तो फिर पी की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई जी? √2 - 1/√2, 1/√2 रख सकते हैं, बस बात खत्म। कुछ और भी वैल्यू मान सकते थे। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, चाहे साइन a + b का हो, चाहे tan a + b का हो, चाहे 2 sin a cos b का हो, चाहे sin 2 थीटा cos 2 थीटा का हो, चाहे sin c + sin d का हो, या sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b का हो। आप देखोगे आपको लगेगा कि अच्छा फॉर्मूले क्यों याद रखें। देखना जरा, CHSL टियर 1 में आया, 4 फॉर्मूले पूछ लिए एक साथ, नानी याद आ जाती है बेटा। 4 फॉर्मूलों में नानी याद आ जाती है कि सही है कि नहीं। ये कह रहा है cos x + y - sin x - y + tan 2z। अब cos x + y का फॉर्मूला क्या होता है भाई? cos x cos y - sin x sin y। ठीक है, sin x - y का क्या होगा? -sin x cos y प्लस हो जाएगा cos x sin y, और tan 2z का यानी d उत्तर आएगा। तो सोचो, एक सवाल में 3 फॉर्मूले पूछ लिए, और सवाल कब आया है? CHSL 2024 में। तो बस आज के सेशन का मतलब यही था कि तुम्हें ये आभास करा देना कि तुम ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले छोड़ के जा सकते हो, फॉर्मूले तुम्हें पढ़ के जाने पड़ेंगे, फॉर्मूले पे सवाल आएगा। ये देख लो, sin a cos सवाल आया फॉर्मूले पे, पेज 2024 में आया है। ये देखो CHSL की शिफ्ट में आया है, ये सब फॉर्मूले पे। इससे क्या आसान हो जाता है, जैसे आप इसमें वैल्यू रख सकते हो बट आसान हो जाएगा ये, अगर आप फॉर्मूले से करो तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे शायद करेक्शन होगा मेरे हिसाब से, फोर कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब उत्तर आ जाएगा। साइन थीटा, कुछ तो गड़बड़ है जरूर सवाल में। यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, या 4 होगा यहाँ पे भी, तो यहाँ 2 होगा। कुछ नहीं है, cos थीटा कॉमन लेंगे तो ऊपर cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और नीचे sin थीटा कॉमन लेंगे तो भी cos 2 थीटा का बन जाएगा, वो कट जाएगा, cot थीटा उत्तर आ जाएगा, नथिंग एल्स। जैसे ये है ना सवाल, ये सही है। sin थीटा कॉमन लेंगे, ऊपर cos 2 थीटा, नीचे से cos थीटा कॉमन लिया, नीचे cos 2 थीटा, कट गया, sin बटे cos, उत्तर क्या आ गया? tan आ गया, बस। अब जैसे ये सवाल है, तो ये सब चीजें छोटे छोटे फॉर्मूले पे सवाल हैं कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, और जो ऊपर वाला है उसको लिख सकते हैं 2 sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। अब 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2, तो क्या बच जाएगा? cot 2 थीटा। फॉर्मूला याद होगा उतना फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ये भी, इसमें कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट sin 3a का फॉर्मूला है, sin 3a का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ये देखो sin 3a का फॉर्मूला है, और sin 3x से कट जाएगा, 0 उत्तर आ जाएगा। जिसको फॉर्मूला पता है वो माइक्रोसेकंड में कर देगा। ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगर sin a - b का फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे।
ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। सोचो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पूछ लिया, नहीं पूछ रहा क्या? और देखो सीजीएल में आया सवाल है, 2023 सीजीएल में पूछा गया। इसमें भी साइन सी प्लस साइन डी जिसको पता है वो बहुत जल्दी कर पाएगा, बाकी वैल्यू रखते रहेंगे। ये आइडेंटिटी है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। इन आइडेंटिटी पे भी डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, जैसे एक सवाल टीयर 1 में आया था, ये इस बार आने के चांसेस हैं। ये 120 प्लस अल्फा और 120 माइनस अल्फा वाली आइडेंटिटी है, डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए। ये टेन थीटा टेन 60 प्लस थीटा माइनस 60 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी है। 2017-18 में खूब सवाल आए थे, अभी नहीं आए, आगे आ सकते हैं। साइन 18 का मान पता होना चाहिए और साइन 36 का मान पता होना चाहिए, जो कि कॉस 54 के बराबर होता है। ठीक है, ये देखो आइडेंटिटी पे डायरेक्ट सवाल पूछा है, 1 + 10 अल्फा 1 + 10 बीटा 2 होता है कब? जब अल्फा प्लस बीटा 45 हो। अभी आगे आएंगी आइडेंटिटी भी। ये हमारा मेंस वाला बैच जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको, ठीक है, कि 27 सितंबर से शुरू हो गई। ये वाला सवाल देख लो आप, THSL 2024 में भी आया। इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कभी ऐसा सवाल आए थोड़ा सा समझना, बस ज्यादा नहीं। आपको पता है कि यहाँ पे स्क्वायर है, रेशनल नहीं आएगा, यहाँ पे भी रेशनल नहीं है और यहाँ पे भी रेशनल नहीं है, जीरो आ रहा है। यानी साइन थीटा का ऐसा क्या मान रखूं जो ये जीरो बना दे? तो आपने देखा कि अरे इधर तो √3 है, यानी ऐसा मान रखना पड़ेगा जो √3 को भी खत्म कर दे। तो वो √3/2 है, क्योंकि जीरो हो नहीं सकता, 90 हो नहीं सकता, √2 ले नहीं सकते, कटेगा नहीं। तो मैंने कहा √3/2 ले सकते हैं। उसके लिए थीटा क्या होगा? 60 डिग्री। उत्तर। सोचने की जरूरत नहीं है, वेरीफाई भी करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये सवाल है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, तो मैं समझ गया कि इधर तो रेशनल आना नहीं है और इधर भी नहीं आना। इधर ऐसी थीटा की क्या वैल्यू लूं? तो आपने कहा 1/2 ही मान ले सकते हैं, क्योंकि थीटा 90 और 0 तो ले नहीं सकते। तो मैंने कहा थीटा क्या होगा? 60 डिग्री। ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए वैल्यू निकालना। जैसे इस सवाल में देखो क्या ले सकते हैं, थीटा 30 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? 1/2, 30 ले सकते हैं। अब 30 ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने कहा फिर क्या लेंगे? तो आपने कहा 90 चलेगा क्या? तो मैंने कहा हाँ, थीटा 90 रखेंगे तो 1 2 90 आ जाएगा, क्योंकि हमें तो रेशनल वैल्यू लेनी थी। 30 तो ऑप्शन में ही नहीं था। और 90 इस बार ले सकते थे। कई बार होगा कि 0 और 90 के बीच में होगा, 90 को शामिल नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, इसमें 0 और 90 को शामिल नहीं किया गया, यानी थीटा ऐसा लेना है जो ये 0 बन सके या साइन स्क्वायर थीटा बन सके। तो मैंने कहा ऐसा थीटा, क्योंकि देखो ये भी स्क्वायर होने के बाद रूट हट जाएगा, यहाँ रूट नहीं है, यहाँ रूट नहीं है, तो हम ऐसी वैल्यू नहीं ले सकते जो रूट हो, क्योंकि रूट बिना रूट के बराबर नहीं हो सकता। तो थीटा क्या लेंगे? 60। अरे मुझे बहुत फास्ट दिखाना पड़ेगा सब कुछ, 15 मिनट में सब खत्म कर दूंगा खेल। सेम ये है आइडेंटिटी, करके देख लेना आप, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। जैसे अब थीटा क्या होगा? 30 पे 1/2 होती है। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है साइन कॉस की, ये पढ़ लेना, इस पे सवाल देख लेना कि अगर ऐसा लिखा होता है तो जो बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम, अगर ऐसा लिखा है तो प्लस √a² + b² मैक्सिमम, माइनस वाली मिनिमम हो जाती है। नीचे भी लिखा हुआ है, डायरेक्ट याद रख लेना। ए साइन स्क्वायर थीटा, बी कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर इनमें से कोई भी है, तो मिनिमम वैल्यू पूछिए तो कैसे निकलेगी? AM बड़ा है GM से, ये आपको पता ही होता है। इस पे सवाल आने के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं। अब जैसे ये सवाल पूछा है CDS 2023 में, मिनिमम मान बताओ। मिनिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा +1। तो 6 में से 4 जाएंगे, मिनिमम कितना आ जाएगा? 2। ये CDS 2024 में पूछा है कि क्या अधिकतम मान और न्यूनतम मान के बीच का अंतर बताओ। तो आपको पता है अधिकतम हमने क्या कहा था, कैसे निकलेगा इसका? जो बड़ी संख्या है कॉफिशिएंट 3, तो 3 और 2 5, तो मैक्सिमम आ गया। मिनिमम जो छोटा कॉफिशिएंट है 1 और 2 3, और दोनों का अंतर पूछा है 2, उत्तर आ जाएगा। ठीक है। लीस्ट वैल्यू पूछिए 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉफिशिएंट कौन सा छोटा है? 9, उत्तर आ गया 9। आगे बढ़ते हैं। अब ये अधिकतम मान पूछ रहा है, तो वही ± √a² + b² से निकाल देंगे। कॉस थीटा साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? तो अभी बताया था 1/2 की पावर n, बट n यहाँ पे पावर 1 है, तो 1/2 ही उत्तर आ जाएगा। ये सवाल पूछा है, बेसिक है, कुछ भी नहीं करना है, स्क्वायर बना देंगे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, वो कॉस स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा का मिनिमम मान 0 होगा। ये फेज एक्स में आया, 2√ab से डायरेक्ट निकाल देंगे। ये CHSL 2019 में आया, 2√ab से डायरेक्ट निकाल देंगे। ये सवाल CGL टीयर 1 में आया, 2√ab से डायरेक्ट निकाल देंगे।
ये सवाल 2023 में आया, मैंने क्या बताया था अभी कि साइन की पावर अगर इवन है, कॉस की पावर इवन है, तो उसका मैक्सिमम मान कितना होता है? 1। बस। हाइट एंड डिस्टेंस में देख लो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? जब हम किसी को ऊंचाई पे देखते हैं हमारी आंख जितना उठती है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जब हम नीचे देखते हैं हमारी आंख कितनी झुकती है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, एंगल 30 डिग्री है तो 1√3 2 वाला रेशियो पता होना चाहिए, 60 है तो √3 1 2 पता होना चाहिए, 45 है तो 1 1 √2, 15 है तो √3 -1 √3 + 1 2√2 पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 60 45 है तो छाया कितनी बढ़ गई घट गई ये कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इनफैक्ट ये एसएससी फाउंडेशन, अगर आप प्री की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप हमारे एसएससी फाउंडेशन 6.0 बैच में जुड़ सकते हो, जिसकी क्लासेस अभी वापस मंडे से रिज्यूम होंगी, मंडे ट्यूसडे से। अभी तो प्री का बहुत माहौल है, बच्चों को एनालिसिस और ये सब चीजें चाहिए। ये अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ऑलमोस्ट फ्री बैच अभिनव मैथ्स ऐप पे अवेलेबल है, जिसके अंदर सब कुछ है, बहुत शानदार तरीके से रिकॉर्डेड क्लासेस हैं 600+ घंटे की, और अभी फरवरी में पेपर है, आप आराम से वो क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारे 88 डेज बैच आते हैं, जीएस का, मैथ्स का, इंग्लिश का। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स से तैयारी करना चाहते हो तो इन बैचेस से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेरी किताबें हैं जो मैंने लिखी हैं, bookscape.com से आप ले सकते हो, बहुत अच्छी किताबें, दिल से लिखी हुई किताबें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई भाई, तीसरा टॉपिक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। जो ये पहले वाला होता है ना, इसको एब्सिसा कहते हैं। पेपर में अगर सवाल आएगा तो बहुत छोटा सा ही आएगा। और जो दूसरा वाला होता है इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। भुज और कोटि आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 2, -3 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? चौथे में पड़ेगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है इसका ऑर्डिनेट बताओ, तो ऑर्डिनेट क्या है? -3। ये देख लो भाई कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं किसी भी बिंदु के, पढ़ लीजिएगा, पोलर कोऑर्डिनेट पे सवाल आ सकता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पे तो आ ही सकता है, कैसे निकलती है? डायरेक्ट फॉर्मूला है, पढ़ लेना। सेक्शन फॉर्मूले पे भी सवाल आ सकता है कि जब 2:3 में बांटता है तो उस बिंदु के निर्देशांक बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने। दो तरीके से डिवीजन होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। जैसे घर में रह के ही लोग विवाद करा देते हैं, जैसे अभिषेक और ऐश्वर्या की लड़ाई अमिताभ बच्चन ने करा दी। कुछ लोग बाहर रह के, जैसे अर्जुन कपूर ने मलाइका को अलग कर दिया अरबाज से। तो ये सब चीजें होती हैं, दो तरीके से डिवीजन होता है। स्लोप क्या होती है? अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप बराबर होती है, परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट -1 होता है। किसी लाइन की स्लोप निकलती कैसे है ये देख लो। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है? अगर दो बिंदु दे रखे हैं उसको पॉइंट फॉर्म कहते हैं, अगर स्लोप दे रखी है उसे स्लोप फॉर्म कहते हैं। दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं तो क्या कंडीशन होती है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर दो लाइन पैरेलल हैं इसका मतलब वो कहीं नहीं काटेंगी, नो सॉल्यूशन मिलेगा। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आ सकता है। अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं इसका मतलब वो इनफाइनाइट जगह काट रही हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, उसकी कंडीशन ये है। कॉनकरेंट लाइंस क्या होती हैं? अगर दो से ज्यादा लाइन एक ही बिंदु से गुजर जाएं उसे कॉनकरेंट लाइन कहते हैं, उसकी कंडीशन ये है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होती है कि अगर ये ए और ये बी दिया हुआ है तो ऐसी लाइन की इक्वेशन होगी x/a y/b = 1। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आ सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड की लंबाई, तो ये क्या होगी? अगर ये b ये a तो ये √a² + b²। ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी बिंदु की किसी रेखा से क्या होती है? इस पे सवाल आ सकता है। दो रेखाएं पैरेलल हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है? उसका फॉर्मूला, इस पे सवाल आ सकता है। अगर एंगल पूछा है दो लाइन के बीच और दोनों की स्लोप दे रखी है तो फॉर्मूला tan α = m2 - m1/1 + m1 m2 पे सवाल आ सकता है। प्रोजेक्शन पे सवाल आ सकता है, जैसे बिंदु x, y है, इसका y एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे ये दूरी तो y है, तो y, 0 0, y, गलत लिखा होगा 0, y। अगर इसका प्रोजेक्शन यहाँ देखें तो ये दूरी तो x होगी, लेकिन y 0 है तो x, 0। प्रोजेक्शन पे सवाल पूछा जा सकता है। इमेज पे सवाल पूछा जा सकता है कि इमेज निकलती कैसे? आपको बताता हूँ। ये एक लाइन है और इसकी इमेज पूछ रहा है, तो हम पहले इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ये बिंदु निकालते हैं, इमेज होगी इसकी यहाँ। तो यानी ये जो पॉइंट था ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। बट इतना मुश्किल सवाल इमेज पे आ भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि आया बहुत बार है कि प्रतिबिंब के निर्देशांक बताओ। ठीक है, चलो
त्रिभुज का एरिया कैसे निकलता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो अभी तो। और अगर तीनों बिंदु कोलिनियर हो गए आपस में तो फिर एरिया 0 हो जाता है, ये कंडीशन लिख लो, पूछी जा सकती है। सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पूछता है तो कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ये पूछा जा सकता है। इन सेंटर का फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। सरकम सेंटर कैसे निकलता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो आप बस इतना याद रख लो कि राइट एंगल ट्राइंगल में पूछा जाएगा और जो कर्ण का मध्य बिंदु होगा वो सरकम सेंटर होगा और जो ये वाला पॉइंट होगा ये ऑर्थो सेंटर होगा। ये वाली चीज याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकस पे सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसलिए लोकस को छोड़ रहे हैं। सर्किल पे सवाल आ सकता है कि सेंटर 0 0 है, रेडियस r है, तो सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगी। या फिर अगर सेंटर h कॉमा k है तो भी आर स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर पे सवाल आ सकता है। या फिर सर्किल की इक्वेशन इस तरीके से है तो उसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगी, इस पे सवाल आ सकता है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होती है, यानी कि नॉर्मल का मतलब है अभिलंब रूप क्या है रेखा का, तो उस पर डायरेक्ट सवाल आ सकता है, आपको अल्फा और पी देके इक्वेशन पूछ लेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कई बार पूछी गई है, CHSL में पूछी गई है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का ये फॉर्मूला होता है। किसी भी बिंदु x1 y1 से अगर किसी भी वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो उसकी लंबाई कैसे निकलती है, ऐसे। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, दो लाइनें अगर एक दूसरे से मर जाएं, कट कर रही हैं, तो उनके बीच के कोण का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा बराबर 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी। लेकिन आपसे पता है कैसी लाइन पूछेगा, आपसे पूछेगा जिसका a प्लस बी 0 होगा। अगर a प्लस बी 0 हुआ और रेखाओं के बीच का कोण पूछा तो हम क्या कह देंगे, 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलो भाई, अब ये एरिया ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल, हिरोज फॉर्मूला, स्मॉल r क्या होती है, कैपिटल R क्या होती है, ABC अपॉन 4del, ये आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है, कंठस्थ करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एरिया क्या होता है, स्मॉल r क्या होती है, कैपिटल R क्या होती है। अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में किसी बिंदु से परपेंडिकुलर डालेंगे तीनों P1 P2 P3 तो फिर a क्या होती है, 2/√3, इस पे सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल में c² डेल हाफ AB कैपिटल R c/2 स्मॉल r a प्लस बी माइनस c/2 पे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल पे सवाल पूछा जा सकता है। ये मैंने क्या है कुछ कुछ सवाल दिए हैं, अगर आपका दिल करे, आपको वो लगे कि आपकी सारी तैयारी हो गई है तो आप कर लेना, बट मैंने दिखाया है कि बहुत मुश्किल सवाल आए नहीं है, लल्लू सवाल आए, 6 8 10 है। बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है 8 48 का आधा 24 एरिया आ जाएगा, नहीं कर लोगे, पेपर में आएगा तो बिल्कुल कर लोगे। मेरा भी गला दुख गया। ये बेसिक बेसिक से सवाल हैं जो पूछे गए बस दिखाने के लिए कि ऐसे ही सवाल आए, कुछ भी मुश्किल नहीं आया। सर्किल है तो उसकी परिधि 2πr, एरिया πr², तो ऐसे सवाल पूछे गए। देखना, वृत्त की परिधि है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, नहीं निकाल लोगे, बताओ मुश्किल है क्या, कुछ कुछ भी नहीं है। ये r दिया हुआ है, इसको l कहते हैं भाई, l, ये l है, तो इसका एरिया का एक फॉर्मूला ये लिख लो, इस बार पेपर में आया है, इस बार भी आएगा, हाफ LR, हाफ LR जरूर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ LR। आर्क AB क्या होगी, इसी आर्क AB को ही हम L कहते हैं, ठीक है। ये तो फॉर्मूले हैं ही, बट पेपर में ये वाला फॉर्मूले पे सवाल आ रहा है। ये देखो बेसिक बेसिक से सवाल है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के अंदर अगर वृत्त बनेगा तो क्या होगा, उसका डायगोनल क्या होता है, उसकी कैपिटल R क्या होगी, स्मॉल r क्या होगी, ऐसे सवाल पूछे। परिमाप दे रखा है, बताना क्या होगी, एक भुजा 16, क्षेत्रफल 16 का स्क्वायर 256, ऐसे लल्लू सवाल आए हैं। बताओ CHSL 2024 में नहीं कर लोगे क्या, मुश्किल है क्या, कुछ नहीं। ये देखो CHSL 2024 में आया है कि 36 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं का प्रयोग करते हुए वर्ग बनाया है, 1/4 हो जाएगा एरिया। अंतर पूछा है ना नए वर्ग का, इकाई में क्या है, निकाल देंगे। मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ एरिया 36 स्क्वायर 6, तो भुजा क्या हो जाएगी अगर मैं मिड पॉइंट लूंगा, तो आप मुझे बताओ, 1/√2 होती चली जाती है ना, कर लोगे, अब मैं इतना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, डायगोनल क्या है। रेक्टेंगल पे देखो कैसे सवाल है, परिमाप दे दिया, विकर्ण दे दिया, क्षेत्रफल पूछ रहा है, परिमाप में L प्लस बी आ गया और विकर्ण में L² प्लस B² आ गया, L भी पूछ रहा है, स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस बी के स्क्वायर का। ये देखो बेसिक बेसिक से सवाल पूछे गए, CPU 2024 में आया, फेज 2024 में आया। ये एरिया ऑफ पाथ निकालने की बात कर रहा है, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले भी दे दिए हैं। वैसे मैं क्लास में फॉर्मूले से नहीं कराता, बट अब वक्त कम है, आपको समझाऊं कैसे। देखो मैं क्या करूंगा, इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, इसका भी और इसका भी, रेक्टेंगल का निकाल सकता हूँ। ये एरिया 2 बार काउंट हो गया तो इसको 1 बार माइनस कर दूंगा, बात खत्म।
ये भी एरिया, मैं इसको भी कैसे करता हूँ, ये दो रेक्टेंगल एक जैसे बनेंगे, ये और ये वाले रेक्टेंगल एक जैसे बनेंगे, और ये दो रेक्टेंगल एक जैसे बनेंगे, तो मैं ऐसे रेक्टेंगल बना के करता हूँ। बाकी आपको लगता है कि मैं फॉर्मूला याद करके ले जाऊंगा अभी, तो ले जाओ, पूछा जा सकता है, इस पे सवाल पूछा गया है, CHSL 2023 में पूछा गया है, GD में पूछा गया है। देखो अगर कोई चित्र ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, एरिया इक्वल होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, पूछा भी गया है पेपर में सवाल। अगर कोई ऐसे बनाए तो इसका एरिया क्या होता है, πa²/4, ठीक है। तो πa²/4 अगर इसका एरिया है और पूरे स्क्वायर का एरिया a² है, तो उसमें से इसको घटा के निकाल सकते हैं, नहीं बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन चारों केसेस में एरिया बराबर होगा, कोई नई चीज नहीं है, जैसे पीछे किया है वही सेम चीज ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आपसे इतना एरिया पूछ ले, ये मुश्किल सवालों में आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपका बस है कि आप नहीं कर पाओगे तो मत करना, ये मुश्किल सवाल में आप इतना जरूर याद रख सकते हो और रख पाओ तो, कि भैया ये जो है वो 9% एरिया होता है स्क्वायर का, लगभग 9%, बस परसेंट याद रख पाओ तो रख लेना। ये 17% होता है, ये 61% होता है, ये 4% होता है, ठीक है, और ये 57% होता है। मान लेते हैं कि किसी स्क्वायर का एरिया 10 भुजा दे दी, 100 दे दिया, तो मैं सीधे कह दूंगा 57.02 उत्तर होगा। ये 31% होता है, ये मुश्किल है सबसे, ये याद रख पाना भी मुश्किल है कि अगर इस स्क्वायर का एरिया 100 दे दिया तो ये 31.5 आ जाएगा, ये 12.78 आ जाएगा। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे निकलता है किसी का भी, ये सारे क्या हैं जितने भी यहाँ पे बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से निकलता है। लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट से निकलता है। टोटल सरफेस एरिया LSA प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस होता है, क्योंकि ऊपर और नीचे दो सतह होती हैं इसमें। मैंने क्यूब के बारे में लिखा हुआ है कि इसके फेस 6, एजेज 12, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहो। वॉल्यूम A की क्यूब, LSA 4a², TSA 6a², डायगोनल A√3। ये देखो मैंने काट के दिखाया क्योंकि इस बार सवाल आया काटने पे कि जब हम किसी क्यूब को काटते हैं तो ऐसे स्क्वायर बन जाता है। ये देखो A² बन जाएगा एक जगह, अभी आपको दिखेगा आगे। ये देखो ये 2 स्क्वायर बन गए, नहीं कि नहीं, यानी जब एक कट लगाते हैं तो 2a² एरिया बढ़ जाता है। कोई 3 कट लगाए तो 6a² एरिया बढ़ जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, सवाल पूछा गया है पेपर में। CGL Tier 1 2023 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया। देखो काटा गया है, काटा गया 2 घनों में, 2 बार काटने का मतलब क्या है, 4a² टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। पहले कितना था 6a², 4a² बढ़ेगा कितना हो जाएगा 10a²। चलो भाई देखते रहो। ये हमने क्यूबॉइड के बारे में दिया है, वॉल्यूम कैसे निकलता है, LSA कैसे निकलता है, TSA कैसे निकलता है, डायगोनल कैसे निकलता है। और डायगोनल का मतलब होता है एक कमरे में रखी जाने वाली मैक्सिमम लंबाई की छड़ को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। इस पे सवाल आता ही आता है, ठीक है। ये देख लो, एरिया पूछा है MTS में, CPO में क्या पूछ लिया, फिट होने वाली सबसे बड़ी छड़ या सबसे बड़ा गोला, तो वो भी इसी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। ये सब सवाल है, आपका मन हो तो आप करिएगा। सिमेट्रिक फिगर का कैसे निकलता है, जैसे कॉन और पिरामिड का, उसमें यहाँ 1/3 आ जाता है, यहाँ 1/2, और यहाँ सिलेंट हाइट आ जाती है हाइट की जगह बस। और यहाँ पे TSA में केवल बेस एरिया आता है, क्योंकि कॉन में क्या होता है एक ही बेस एरिया होता है, जबकि सिलेंडर में दोनों ऊपर नीचे सेम था। तो शंकु का एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये देख लो। शंकु के एरिया का फॉर्मूला, बेसिक सवाल ही पूछे गए शंकु पे, कुछ मुश्किल सवाल नहीं आए पेपर में कोई भी। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, CSA कैसे निकलेगा, TSA कैसे निकलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम सिलेंडर को खोलते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आपने ये L और ये B और इसको ऐसे करके मोड़ दिया तो वॉल्यूम होगा ये, ठीक है। अगर आपने इसको ऐसे करके मोड़ दिया तब वॉल्यूम होगा ये, तो उस केस में वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा, L/B। तो ऐसा पेपर में सवाल पूछा जा रहा है कि मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेट है L/B की, एक बार L के अलोंग मोड़ दिया, एक बार B के अलोंग, तो बताओ वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो L/B होगा। जैसे देखो सवाल दिखाता हूं आपको, ये देखो डायरेक्ट सवाल पेपर में पूछा गया, डायरेक्ट। ये कागज के 2 आयताकार सीट है 60 और 36, और वॉल्यूम का पूछ रहा है, और CPO 2024 में आया। तो हम क्या करेंगे, L/B 12 60, 12 3 36, 5/3 उत्तर आ जाएगा। तो ये चीज मैंने डायरेक्ट याद करा दी आपको। ये देखो भाई होलो सिलेंडर क्या होता है, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलता है, बाहर वाले में से अंदर वाला घट जाएगा। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr3, CSA 4 πr², हेमी स्फीयर है तो उसका आधा हो जाएगा, TSA 3 πr²।
ये हमने काटना सिखाया है कि कैसे काट सकते हैं, कैसे कटिंग पे सवाल आ सकता है ये बताया है। गोले पे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आए, बस डायरेक्ट वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया ही पूछा है। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म पे इस बार कोई सवाल नहीं आया, ना सीपीओ में ना एसएससी फेज में, तो इस बार प्रिज्म पे आ सकता है सवाल। प्रिज्म पे सवाल आ सकता है। प्रिज्म पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाना है और काम हो जाएगा आपका। प्रिज्म होते कैसे हैं वो दिखा दिया। अगर आप CHSL मेंस की तैयारी करना चाहते हो, आपका प्री निकल गया, तो आप इस बैच से तैयारी कर सकते हो CHSL मेंस की। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमारे नंबर पे कॉल करके भी मांग सकते हो। रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या होता है, पेंटागोनल प्रिज्म क्या होता है, हेक्सागोनल प्रिज्म क्या होता है, ऑक्टागोनल प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड कैसा होता है, पिरामिड का चित्र दिखाता हूं। चित्र से आप समझ जाओगे। जो कंफ्यूजन पिरामिड में रहता है वो ये रहता है, देखो कि जब हम मिड पॉइंट इसको इससे मिलाते हैं ऐसे, तो ये सिलेंट एज होती है, एज है ये, नॉट सिलेंट हाइट। दो ही बातें बता रहा हूं, इस दो बातों से कोई सवाल नहीं रुकेगा आपका। जब आप मिड पॉइंट से मिलाते हो इसको, जैसे जी से, ये सिलेंट हाइट होती है, सिलेंट हाइट। इसको मैं कह रहा हूं L और इसको मैं कह रहा हूं E, ठीक है। अब आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल याद करने हैं। कौन कौन से, ये अगर सिलेंट L है और ये हाइट तो H होगी, तो इसका मतलब मिड पॉइंट को मिलाने पे आ रहा है, यानी भुजाओं से दूरी, तो स्मॉल आर आ जाती। जब एज की बात करते हैं और ये एज, तो यहाँ कैपिटल आर आ जाती है, सरकम रेडियस। एक चीज और याद करनी है आपको कि अगर ये एज है और ये L है सिलेंट हाइट, तो ये साइड बटा 2। ये 3 राइट एंगल जिसको याद है वो कभी भी पिरामिड में नहीं चूक सकता, उसको कोई चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है। एक लड़का कह रहा सर आज एक क्वार्टर खत्म कर दिया, बहुत बड़ी बात है। अगर आप क्वार्टर खत्म कर रहे हैं तो, क्वार्टर अगर खत्म कर रहे हैं तो बड़ी बात है, बड़ी। चलो भैया बहुत फास्ट चल रहे हैं। ये वॉल्यूम पिरामिड का है, पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। बेस ट्राइंगल है तो क्या होगा, बेस टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन पे कुछ नहीं याद करना, मैं गोल कर देता हूँ। एक तो हाइट पे सवाल पूछा जा सकता है, टेट्राहेड्रन की हाइट पे, हाइट ये लिखी है, ठीक है। या फिर टेट्राहेड्रन के TSA, CSA और वॉल्यूम पे सवाल पूछा जा सकता है। वॉल्यूम होता है √2/12 AQ, √2/12 AQ, ठीक है। चलो ये तो अब जब आपको पता चल गया तो ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बेस स्क्वायर है तो क्या होगा, वो सेम ही है, सबका करके दिखाया, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है इस चीज को, ठीक है। अगर फ्रस्टम में काट दिया है तो क्या होगा, फ्रस्टम में तो आप ये भी याद कर लो, मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि इस पे भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये एक फ्रस्टम है और ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, ये H है और ये L। तो पहले तो L क्या होती है, √H² प्लस R माइनस R का स्क्वायर, ये होती है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई R² प्लस R² प्लस RR इंटू H। CSA क्या होता है, पाई R प्लस RL, ठीक है। TSA में क्या होगा, जुड़ जाएगा पाई R² प्लस पाई R²। पिरामिड पे 2-3 सवाल दे रखे हैं, इससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कॉन्करेंट लाइन बता ही दिया। टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, जीरो एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 हो, सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये सवाल पूछ लिया गया। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, एक कोण रेखा पे जो बने हुए हैं कोण एक रेखा पे, उन सबका सम 180 होता है। उसी पे 2-3 सवाल पूछे गए। पूरक संपूरक पे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180। अगर कोई भुजा बराबर है तो उनके सामने की कोण भी बराबर होंगे, अगर कोई कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा बड़ी होगी। ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, उस पर एक सवाल दिया हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पे कट करता है तो जो एंगल बनता है वो वर्टेक्स एंगल का आधा बनता है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे सवाल आना ही आना है, कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है बेटा और ये परपेंडिकुलर है डी ई और ये ए और ये बी, तो रट के जाओ कि इस पे सवाल आएगा एंगल ई ए डी बराबर होता है हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इस पे भी पीछे लिख लो, ये दो बातें और लिख लो पीछे। इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है, या आप ये लिख सकते हो कि एक भुजा दो भुजाओं के जोड़ और दो भुजाओं के अंतर के बीच में होती है। इस पे भी डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, रट लो। ठीक है भाई, एक बच्चा कह रहा स्लो, कैसे स्लो कर दूं यार, एडवांस मैथ्स पूरा रिवाइज कराना है, कैसे स्लो आप बताओ। फिर रिवाइज का मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है, आप सबको पता है। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे ट्राइंगल बनाएंगे उनका एरिया बराबर होता है। ये याद कर लो कि अगर दो भुजाएं दे रखी हैं और उनके बीच का कोण, बस एक निष्कर्ष याद कर लो कि ये दो भुजाएं हैं एक्स और वाई और इनके बीच का कोण थीटा है, तो एरिया क्या होगा? हाफ एक्स वाई साइन थीटा, हाफ एक्स वाई साइन थीटा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोज फॉर्मूला, डेल बराबर आर एस, डेल बराबर एबीसी अपॉन 4r, 4r का मतलब r सर्कम रेडियस है। एबीसी का अनुपात साइन है, साइन भी साइन सी होता है, यही साइन रूल है। कोसाइन रूल से भुजाएं निकलती हैं, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। यहाँ पे एक बात और लगे हाथ याद रख लेना कि अगर एंगल ए 60 है, समझना 60 है, इसका मतलब होगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। अगर एंगल ए 120 है, इसका मतलब होगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि जो सवाल पूछा जाएगा वो 60 या 120 पे ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलो भाई, ये सवाल पूछे गए, जैसे mn की लंबाई जो पूछी गई है ये बिना उसके नहीं निकलेगी, कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। स्टेवर्ट थ्योरम क्या होती है उस पर सवाल पूछा गया है। ये सरकम सेंटर क्या होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए सरकम सेंटर बाहर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में मिड पॉइंट होता है, उसके बारे में बताया गया। आप सोच रहे होगे, यहाँ पे एक बात और लगे हाथ लिख लो कि जब हम इसको मिलाते हैं, इसको इससे मिला दिया हमने, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होता है? 2 थीटा। ये कितना होता है? 2 थीटा, जो सरकम सेंटर बनाता है। ठीक है, चलो सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड की डेफिनेशन लिखी हुई है, जहां पे माध्यिकाएं कट करती हैं। सेंट्रोइड में माध्यिकाएं, सेंट्रोइड माध्यिकाओं को 2:1 में बांटता है, ये बात बताई हुई है। इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा तो OFE का एरिया 1/12 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आ सकता है। जो AG और GO का अनुपात है वो 3:1 होगा, इस पे सवाल आ सकता है। माध्यिकाओं की लंबाई पे सवाल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यिकाओं की लंबाई में रिश्ता क्या होता है, इस पे सवाल आ सकता है। यही सब सेम सवाल दे रखे हैं जो आए हैं पेपर में, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं आए हैं। ठीक है, एक चीज ये लिख लो लगे हाथ कि अगर माध्यिकाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे कट कर रही हैं, ऐसे ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे नहीं, ये आपस में परपेंडिकुलर पे कट कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर पे कट कर रही हैं निकली कहाँ से है? तो आप कहेंगे जी B और C से निकली हैं। अगर B और C से निकली हैं तो 5BC स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत। ठीक है, चलो लगे हाथ एक बात और बता देता हूं, यही अगर राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, और ये एक माध्यिका है और ये एक माध्यिका है, और ये AD है और ये CE है और ये B है, तो ये भी याद रख लो कि 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, इस पे भी सवाल आ सकता है, और CE स्क्वायर बराबर होगा 5AC स्क्वायर। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं, इस पे भी सवाल आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इन सेंटर है, इन सेंटर में क्या याद रखना है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा होगा, थीटा बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आ सकता है, थीटा और 90 प्लस थीटा बाई 2।
प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर की कुछ कुछ प्रॉपर्टी दे रखी हैं। ये वही चीज जो मैं भी बता रहा था कि BOC 90 प्लस A/T होगा, A/2 होगा, AOB 90 प्लस C/2 होगा। और अगर इन ट्राइंगल के एरिया का अनुपात पूछा है तो वो ABC में बटेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल R/S होता है, R इन रेडियस है, सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C/2 है। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो A प्लस B माइनस C/2 पीछे भी बता चुका हूँ। अगर AI और ID में कोई अनुपात पूछ रहा है तो कैसे निकलता है, B प्लस C/A। ये याद रख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा नहीं कर पाएगा अगर इस पे सवाल आएगा तो। ये कुछ कुछ सवाल दे रखे हैं बेसिक से जो पेपर में पूछे गए, ये आप देख सकते हो। करना चाहो तो एक्स सेंटर में उल्टा हो जाता है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस θ/2 होता है, 90 माइनस θ/2। ठीक है। एक्स सर्किल क्या होता है उसके बारे में दिया हुआ है। इसकी रेडियस कैसे निकलती है एक्स सर्किल की, R बराबर डेल अपॉन S माइनस A सर्किल की रेडियस निकलती है। ये ऑर्थो सेंटर के बारे में दे रखा है। ऑर्थो सेंटर में क्या होता है, एंगल पे ही सवाल पूछा जा सकता है कि ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस A। एक चीज और लिख लो जिस पे सवाल पूछा जा सकता है कि ये BO और OE ये बराबर होता है OF और OC के, बराबर होता है OA और OD के। ये भी लिख सकते हो, इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है। ऑर्थो सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है ये बता रखा है। ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको लिख के बताई। CDS में इस पे सवाल देखो पूछा गया कि लंब केंद्र कहाँ होता है, बताओ भाई कि हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा, केंद्रक हमेशा अंदर होगा, नहीं होगा। तो अंदर बाहर पे भी ऐसा सवाल स्टेटमेंट बेस्ड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं। सवाल हटाता हूँ, सवाल आप कर लेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पूछा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना बताया है। कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम आपको पढ़ के जानी है जिस पे बेसिक सवाल पूछते हैं कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, SAS, SAS, AAS, SSS, ये कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी आपको पढ़ के जानी है। कई सारे सवाल आए, मैंने दिखा भी दिया आपको। ठीक है, सिमिलरिटी में आपको थेल्स थ्योरम पता होनी चाहिए, सिमिलरिटी कैसे निकलती है। ये देखो थेल्स थ्योरम के बारे में भी मैंने बता रखा है, कैसे ये एरिया के अनुपात में बंटता है ये भी बता रखा है। और CHSL 2024 हो 23 हो सब में इस पे सवाल पूछे गए। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि D हाफ ऑफ BC होगा, D पैरेलल होगा BC के, अगर D और E मिड पॉइंट है तो। ये चारों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है, एक 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 एक, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। सवाल भी तो मैंने बहुत ले लिए। चतुर्भुज देख लो, चतुर्भुज में किस पे सवाल पूछा जा सकता है, मैं टिक करता रहूंगा। जैसे परपेंडिकुलर दे दिया तो अगर परपेंडिकुलर दे दिया ना तो एरिया जो निकलता है वो हाफ ऑफ डायगोनल इनटू सम ऑफ परपेंडिकुलर, या फिर दोनों डायगोनल दे दिए उनके बीच का कोण दे दिया तो भी एरिया निकल सकता है किसी क्वाड्रिलेटरल का। या तो इस पे सवाल आ सकता है, या फिर सवाल आ सकता है कि अगर एक सर्किल टच कर रहा है तो आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होता है। एक चीज और लिख लो लगे हाथ, अगर ये सेंटर है O, अगर ये सेंटर है O और ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो ये भी लिख लो लगे हाथ। इस पे अभी तक सवाल नहीं पूछा गया, क्या पता इस बार पूछ लिया जाए। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये बेसिक सवाल है जो पूछे गए पेपर में। रेक्टेंगल क्या होता है पीछे भी अभी आपको बताया, पेरीमीटर बताया, एरिया कैसे निकलता है, डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं ये बताया, बेसिक प्रॉपर्टी। कौन कौन से ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, कौन 1/4 ABCD है, कौन 1/2 ABCD है लिखा हुआ है। सर्कम सर्किल पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, इन सर्किल पॉसिबल नहीं है, तो सर्कम सर्किल की रेडियस क्या होती है। अगर P कहीं भी एक बिंदु है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि P अगर कहीं भी एक बिंदु है अंदर बाहर या रेक्टेंगल के ऊपर तो ये कंडीशन होती है, याद रखनी है कंडीशन। ठीक है, चलो भाई, P अगर कहीं भी CD पे बिंदु है तो APB ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ ABCD होगा। क्वाड्रिलेटरल अगर हम इसके मिड पॉइंट को मिलाकर बनाएं तो क्या बनता है, रोम्बस बनता है, ये याद रखना है। और अगर इसके एंगल बाइसेक्टर को लेके बनाएं तो स्क्वायर बनता है। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक सवाल दिए हुए हैं। स्क्वायर में भी लगभग सेम कंडीशन होती है, देखो सब सेम कंडीशन है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। सर्कम सर्किल और इन सर्किल दोनों पॉसिबल होते हैं। इसमें भी वो P वाला बिंदु वाली बात या फिर P CD पे बिंदु वाली बात सेम होती है। इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो भी एक स्क्वायर ही बनता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में जब तक एंगल ना दे तब तक आप उसके सवालों को रेक्टेंगल मान के ही करके आना। ठीक है, कंडीशन इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें क्या है डायगोनल बराबर नहीं होते। बाकी एक जो इंपॉर्टेंट जिस पे सवाल पूछा जाना ही चाहिए वो ये है, रट लो क्या,
कि ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल के स्क्वायर का सम ट्वाइस ऑफ साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ई एक पॉइंट है कहीं भी, तो ए बी का एरिया आमने सामने के ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है और हाफ ऑफ ए बी सी डी होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। यानी अगर हम इसके मिड पॉइंट, इसके एंगल बाइसेक्टर से कुछ बनाएं तो वो क्या बनता है, रेक्टेंगल। इसके मिड पॉइंट से बनाएंगे तो वो पैरेललोग्राम ही बनेगा। ये इसके सवाल पूछे गए हैं फॉर्मूला बेस्ड। कितना फास्ट पढ़ा है मैंने। रोम्बस कुछ नहीं है, बस इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी वही है जो प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम में पढ़ी। इसमें d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर हो जाता है क्योंकि भुजाएं बराबर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट है कि जी इसका एरिया हाफ d1 d2 होता है। इन दोनों पे ही सवाल पूछा जाएगा, नहीं तो रोम्बस की औकात नहीं है कि कोई और सवाल आपसे पूछ ले। जो मैं बता रहा हूँ वो सब सही बता रहा हूँ, आपको उतना ही पढ़ के जाना है पेपर में। ये सब बातें बता चुका हूँ। समलंब चतुर्भुज में क्या क्या पूछा जा सकता है, एरिया पूछा जा सकता है, हाफ हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स, या फिर आपसे इस पे सवाल पूछा जा सकता है कि OA इंटू OD बराबर OB इंटू OC होता है। इस पे सवाल पूछा जा सकता है। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर होता है AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू CD। इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है। इस पे सवाल पूछा जा सकता है कि MN, अगर ये मिड पॉइंट है MN तो हाफ ऑफ AB प्लस CD होता है, और अगर मिड पॉइंट नहीं है और अगर EF पूछेगा तो हाफ ऑफ AB माइनस CD होता है। और अगर मिड पॉइंट नहीं है तो वो भी लिख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत, जिस पे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर मिड पॉइंट नहीं है MN, ये MN है और ये A अनुपात B में इसको काट रहा है और ये X और Y दे रखी है, तो MN क्या होगा भाई, A की गुणा होगी Y से, B की होगी X से अपॉन A प्लस B। इस पे भी सवाल आ सकता है, आप ही कर पाओगे, कोई और नहीं, क्योंकि वो रिवाइज करके ही नहीं जाएगा तो उसको याद ही नहीं रहेगा कुछ। चलो भाई, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पे सवाल पूछा जा सकता है कि एंगल A और B बराबर होते हैं, C और D बराबर होते हैं। ठीक है, एरिया कैसे निकलता है आप ये देख सकते हैं। और इस पे क्या सवाल पूछा जा सकता है, ये मैंने बात जो पीछे भी आपको बताई थी वही सेम बात दे रखी है। साइक्लिक क्वाड्रेटल पे सवाल आ ही सकता है। साइक्लिक में आपको क्या क्या याद रखना है, आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 होता है और चारों बिंदु एक सर्किल पे होते हैं। OA OC OB OD के बराबर होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये आपको याद रखनी है कि अगर डायगोनल 90 पे कट कर रहे हैं तो डायमीटर बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद ही कोई बच्चा कर पाएगा अगर डायरेक्ट नहीं दिया, ऐसे दे दिया, सोचो ऐसे, ये बोल दिया कि AB परपेंडिकुलर है CD पे और ये O है, तो डायमीटर क्या होगा, अंडर रूट OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर OD स्क्वायर का अंडर रूट। इस पे सवाल पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। वृत्त क्या है, वृत्त की जीवा क्या है, सेकेंड लाइन किसे कहते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो जीवा को बाइसेक्ट करेगा। इक्वल कॉर्ड है तो इक्वल लेंथ होगी परपेंडिकुलर की, इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। कोई कॉर्ड सेंटर पे जितना बना रही है उसका आधा सरकमफ्रेंस पे बनाएगी। सेम सेगमेंट में एंगल बने हुए हैं तो वो बराबर होंगे। एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री होगा। अगर कोई स्पर्श रेखा है तो इसको अल्टरनेट सेगमेंट कहते हैं कि वो थीटा है तो वो भी थीटा होगा। अगर कोई दो रेखाएं इस तरीके से काट रही हैं तो PA PB बराबर PC PD होगा। अगर वो P बाहर भी निकल गया तो भी PA PB PC इंटू PD के बराबर होगा। अगर कोई टेंजेंट है तो PT स्क्वायर PA इंटू PB के बराबर होगा। और अगर सेंटर से टेंजेंट को मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर ऐसे दो कॉर्ड कट कर रही हैं तो एंगल APC हाफ ऑफ X प्लस Y होगा। और अगर बाहर निकल रहा है कटिंग पॉइंट तो हाफ ऑफ X माइनस Y होगा। टेंजेंट अगर हमने खींच दिया तो दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से खींचेंगे तो। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, DCT अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये जरूर याद रख लेना, फॉर्मूला रट के जाना है। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है, इसका फॉर्मूला भी रट के जाना है। जैसे ये सीधी होती है तो बीच में माइनस आ जाता है। ठीक है, अब अगर ये टेढ़ी होती है तो बीच में प्लस आ जाता है, क्योंकि बीच में प्लस बना रही है, ये याद रखना है। ठीक है, अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो अंडर रूट R1 R2 हो जाता है। अगर दो रेखाओं के बीच में ऐसे वृत्त हैं तो R2 बराबर R1 R3 हो जाता है। अगर यहीं पे एंगल P 60 डिग्री है, 60 डिग्री,
तो आपको बता देता हूँ R1 R2 R3 कैसे होंगे, 1 3 9, ये भी याद रख सकते हैं अगर एंगल पी 60 डिग्री है, ठीक है। और R2 बराबर अंडर रूट R1 R3, ये दिखाई दिया आपको। अगर दो वृत्त एक दूसरे से दूर हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट 4, मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट 0 होती हैं। अगर दो वृत्त बाहर से टच कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट 3, मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट 1 होती है, ठीक है। और व्हेन टू सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो अधिकतम संख्या मैक्सिमम नंबर ऑफ 2, मिनिमम 0। जब दो सर्किल इंटरनली टच कर रहे हैं तो मैक्सिमम भी 1, मिनिमम भी 1, ठीक है। ये देख सकते हो कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो एरिया निकालना आसान है, एक का निकाल के डबल कर देंगे, ये पता होना चाहिए। इस तरीके से सर्किल कट कर रहे हैं तो PAQ और PBQ का सम 180 होगा। और क्यों कैसे खत्म कर रहे हैं भाई, कहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। ये याद कर लेंगे बहुत आसान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, कि AF BD CE या फिर AE CD और BF हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। अगर दो वृत्त ऐसे बन रहे हैं और एक वृत्त उनके बीच में है, एक वृत्त इनके बीच में है, तो 1/√C बराबर 1/√A प्लस 1/√B के बराबर होगा, ठीक है। ये याद रखना है कि रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल कैसे निकलती है, A बराबर 2/√3 माइनस 1 इंटू R, B बराबर 2/√3 प्लस 1 R, ये याद रखना है। अगर 4 सर्किल हैं तो A बराबर अंडर√2 माइनस 1 R, ये अंडर रूट यहीं तक है, केवल हटा लेना, अंडर√2 प्लस 1 R, ठीक है। अगर इस तरीके से वृत्त बना हुआ है तो R बराबर √2 माइनस 1 R। अब मैं दो चीजें यहाँ पे और इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ लो, जिस पे सवाल पूछा ही जा सकता है। जैसे अगर तीन वृत्त एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज क्या होगी, अंडर√3 माइनस π/2 और R², अगर इन तीनों वृत्तों की रेडियस कितनी है, R, ठीक है। और अगर 4 सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो क्या होगा, 4 माइनस π/R²। ये डायरेक्ट याद रख के जाना, इस पे सवाल आने के पूरे चांसेस है, इस पे सवाल आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अगर ऐसे वृत्त बना हुआ है ब्रैकेट में तो R बराबर √2 माइनस 1 का स्क्वायर A होगा। अगर ऐसे दो वृत्त बने हुए हैं तो स्मॉल r क्या होगी, √2 माइनस 1 का स्क्वायर A/2। अगर ऐसे तीन तरीके से वृत्त बन सकते हैं, एक केस में R A/16 है, एक केस में R A/6 है, एक केस में R 3A/8 है, ठीक है। अगर 2A और 2B लंबाई की दो कॉर्ड कट कर रही हैं, उनकी सेंटर से दूरी C है, तो स्मॉल r होगा अंडर√A² प्लस B² प्लस C² बटे 2, ठीक है। बहुत बता दिया भाई, तो मुझे लगता है कि अब इसके अलावा ज्यादा कुछ बचा नहीं है, सवाल आपने कर लिए, इतना ही कुछ था। एडवांस मैथ्स में जितनी बातें मैंने आपको दिखाई हैं और बताई हैं, इससे बाहर सवाल पेपर में नहीं पूछा जाना चाहिए किसी भी स्थिति में, क्योंकि ये पूरे एडवांस मैथ्स का सार बता दिया। मैंने आपकी तरफ देखा भी नहीं है, मैंने आपके कमेंट तक नहीं लिए, सोचो, मैंने कहा बस एक बार ये सार बता दूं पूरा कि भैया इतना ही एडवांस मैथ्स है 580 स्लाइड में। अगर आप रिवाइज करके जाएंगे, आपने पहले से पढ़ रखा है, तो आपके सामने चीजें आ गई होंगी निगाहों में। इतनी चीजें अर्थमेटिक में नहीं है, इतने फॉर्मूले जितने एडवांस मैथ्स में। अमन भाई ने 100 रुपए भेजे, कह रहे हैं गुरुजी SSC GD की तैयारी कर रहा हूँ, मैथ का क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। 99 रुपए का कोर्स है दुर्गा जी अभिनय मैथ्स ऐप पे, और 100 रुपए इसने यहाँ भेज दिए, जबकि ये वो 600 घंटे का कोर्स पढ़ लेता तो इसका GD में सिलेक्शन हो जाता। अमन भाई क्या कर रहे हो आप, 100 यहाँ भेज के 1 रुपया बच जाता आपके पास खाने पीने के लिए। 600 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, और एडिटिंग है, सबसे बड़ी बात है एडिटेड वीडियोज है और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। चलो फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक विदा लेता हूं, बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कल शाम को
7 बजे अर्थमेटिक की क्लास है, कोशिश होगी कि 7 बजे ही रखें क्लास। आज बच्चों ने बोल दिया तो 9:30 किया हमने। ठीक है, बाय।